यूट्यूब पे भी डाल दीजिएगा इसको, गेट से डाल दीजिएगा, एसी ऑन कर दीजिएगा। चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरू करेंगे। कल आपका डिस्कशन नहीं हो पाया था, थोड़ा टेक्निकल कुछ इशू था जिसके कारण नहीं हो पाया था। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो कल आपका 50 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था, जिसमें आप लोगों ने एएलपी के लिए जिन्होंने दिया होगा टेस्ट, खास करके जो फीटर वाले बच्चे हैं, वैसे फीटर डीजल दोनों के लिए कंबाइंड हम टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन ये टेस्ट आपके लिए बहुत अहम होगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब। ठीक है, अभी से आप सीखना शुरू कर देंगे क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपका लकड़ी की अग्नि, कागज के कपड़े, सॉरी लकड़ी की अग्नि कह रहा है, यानी कि आग लगा हुआ लकड़ी है, कागज की बात कर रहा है, कपड़े के कारण लगी आग की बात कर रहा है। ये किस क्लास के अंतर्गत आता है? तो हम लोग जानते हैं कि फायर जो होता है वो हमारा अलग अलग क्लास के लिए फायर जाना जाता है। आग, जब आग लगती है तो, लेकिन लकड़ी, कागज, कपड़ा, ये सब जो हमारा आता है क्लास ए में आता है। ये किस में आएगा हमारा? तो ये हमारा क्लास ए में आता है। और अगर हम लोग क्लास ए की बात करते हैं तो इसी में हमारा कागज में लगी आग आती है, इसी में हम लोग कहते हैं जो गत्ता होता है उसमें होता है, इसी में हम लोग कहते हैं जो कपड़े में लगी आग होती है। ध्यान रखना, इसी में हम लोग कहते हैं जो लकड़ी वगैरह में जो आग लगता है। ये सब की अगर हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग क्लास ए फायर में इसको रखा गया पहला। ठीक है, लेकिन अगर इसको अगर बुझाना होगा, इसमें लगी आग को, क्लास ए फायर को अगर हमें क्या करना है, क्लास ए फायर को अगर हमें बुझाने की बात अगर आएगी तो इसको बुझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसमें बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी का ये क्वेश्चन है, क्योंकि जब आग लगती है ना तो लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कौन सा कहां आग लगा। अगर मान के चलते हैं कि आप किसी कंपनी में काम करने के लिए गए, और अगर कंपनी में काम करने के लिए आपको ये नहीं पता है कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी फायर क्या होता है, अगर आग लग जाएगी इलेक्ट्रिसिटी से, आप पानी लेकर के दौड़ के जाएंगे आग बुझाने के लिए, पता चला कि आप आग बुझाने के लिए जा रहे हैं और आपको खुद शॉर्ट लग गया, खुद आपको करंट लग गया। क्योंकि पानी जो होता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से जब आग लगेगी तो पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कि पानी हमारा एक अच्छा चालक होता है, एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पानी में भी देखिएगा करंट मारता है। इसीलिए ध्यान रखेंगे, अगर क्लास ए फायर का कभी इसमें अगर ऐसा आग लगता है, उसको बुझाने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से अगर हम लोग क्लास बी की बात करते हैं, इसी तरह से हमारा क्या है, तो कहेंगे क्लास, इसके आंसर क्लियर हो गए होंगे, एक अंतर्गत आती है तो ये क्लास ए के अंतर्गत हमारा ये सब आएगा। अब इसके बाद आता है हमारा क्लास बी फायर जो होता है, ये हमारा क्या होगा? कहेंगे क्लास बी फायर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो हमारा क्लास बी फायर होगा, जब कभी भी कोई द्रवित यानी कि द्रव या पेट्रोल के रूप में अगर हमारा द्रव है, ध्यान में रखेंगे जो भी हमारा पेट्रोलियम पदार्थ होगा, जो भी हमारा पेट्रोलियम पदार्थ होगा, मैं उसकी बात करता हूं, जो कि हमारा पेट्रोलियम पदार्थ होगा, इन सब में अगर आग लगता है तो उसको हम लोग क्लास बी फायर में रखते हैं। और जब कभी भी किसी द्रव पेट्रोलियम पदार्थ में अगर आग लगता है तो इसको बुझाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इसको बुझाने के लिए हम लोग फोम का इस्तेमाल करेंगे, फोम का इस्तेमाल करेंगे, बुझाने के लिए फोम का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर फोम इस्तेमाल करते, याद रखना यहां पर फोम इस्तेमाल होगा। अगर क्लास सी की बात करते हैं, तो अगर क्लास सी का फायर हमारा किस कैटेगरी में कौन सा आएगा? तो इन क्लास सी के फायर जो होंगे, इसमें क्लास सी फायर की अगर हम लोग बात करते हैं, जब गैस से, सिलेंडर से आग लगता है उसकी बात कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे, अगर ग्लास सी फायर की बात करते हैं, जब जहां पर भी गैस से आग लगता है, गैस सिलेंडर से आग लगता है, वो हमारा क्लास सी फायर में आता है। और क्लास सी फायर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर ड्राई एयर का इस्तेमाल कर सकते, सॉरी ड्राई गैस केमिकल्स का इस्तेमाल हम लोग यहां पर कर सकते हैं। क्योंकि अगर क्लास सी फायर की अगर हम लोग बात करेंगे, जो क्लास सी फायर होगा उसमें गैस के द्वारा आग लग जाता है, तो इसमें ड्राई CO2 का इस्तेमाल करते हैं। इसको बुझाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इसको बुझाने की जब बात आएगी, बुझाने के लिए
इसको बुझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ड्राई मतलब होता है सूखा हुआ, ड्राई CO2 का इस्तेमाल, ठीक है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम लोग फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ हमारा क्लास डी में आएगा। और अगर क्लास डी फायर की अगर हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो क्लास डी फायर जो हमारा होगा ये इलेक्ट्रिसिटी से आग लगता है। ये किससे आग लग रहा है, तो कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से जब आग लगता है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट वगैरह जब हो जाता है, जब शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग का केस होता है, उस समय जब आग लगता है, तो इसको बुझाने के लिए क्या करते हैं, याद रखना, इसको बुझाने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में इसको बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, CTC का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये चारों फायर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन किससे आग लगता है, और साथ ही साथ आपको यह पता होना चाहिए किससे हम लोग किसको बुझाने का काम करेंगे। तो अगर लकड़ी में आग लगा है, कागज में आग लगा है, गत्ता में आग लगा है, कपड़ा में आग लगा है, तो हम लोग कहेंगे वो क्लास ए फायर में आएगा, और उसके लिए बुझाने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल। आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कार्यस्थल की बात हो रही है, और कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला चरण क्या होना चाहिए, सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, सबसे पहला तो यह है कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए सेफ्टी का, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। दुर्घटना से पहला चरण का जो आपका बात आएगा, तो सबसे पहला आता है हमारा सेफ्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, सेफ्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सेफ्टी के बारे में अगर पता होगा, तो हम कहेंगे कि सारा रूल रेगुलेशन आपको पता होगा, सारा सुरक्षा सावधानियों का आपको पालन करना पड़ेगा। यानी आप कहेंगे यहां पर सुरक्षा सावधानी की अगर हम लोग बात करते हैं, इसी में हम कहेंगे सुरक्षा सावधानी का आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको पालन करना पड़ेगा। अगर सेफ्टी की बात आती है, तो सेफ्टी का पालन करना इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहला अगर किसी इंडस्ट्री में आप जाते हैं, तो फर्स्ट डे, पहले दिन ही आपको ट्रेनिंग पीरियड में सेफ्टी का ज्ञान दिया जाता है, ताकि उसके जो रूल रेगुलेशन है वो आपको समझाए जाते हैं। इसीलिए अगर इसमें से जो सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा, वो हमारा क्या होगा, कहेंगे हमें उसके सुरक्षा के बारे में हमें वो ज्ञान होना चाहिए, यानी उसके बारे में हमें उसके नियम कानून को पहले समझना चाहिए, उसके कानून को पालन करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा इन सब में से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। सुरक्षा सावधानी का पालन करना, इसका मतलब सुरक्षा उपकरण पहनना, इसका मतलब हो गया कार्यों को अपने तरीके से करना, नहीं कार्यों को अपने तरीके से नहीं, जो मशीन जैसा उसके लिए उसी के हिसाब से कार्य करना, ये तो हमारा हो नहीं सकता है। दूसरा हमारा था अत्यधिक कुशल कार्य अभ्यास के साथ कार्य होता है। तो अत्यधिक कुशल कार्य की अगर हम लोग बात करते हैं, तो फर्स्ट डे से ही आपको हर एक स्टेप सोच समझ करके सुरक्षा सावधानी को देखते हुए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा क्या, तो सी ऑप्शन राइट होगा, सुरक्षा सावधानी को पालन करते हुए दुर्घटना से आपको बचना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बेकार कागज जो होते हैं, जो वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन होता है हमारा, तो वेस्ट पेपर जो मटेरियल हमारा होता है, वेस्ट पेपर मटेरियल की यहां पर बात हो रही है। अगर वेस्ट पेपर मटेरियल की बात होती है, तरह के लिए डब्बे जो होंगे, जिस डब्बे में आप उसको कचरे में फेंकते हैं, तो अगर वेस्ट डब्बा जो होगा हमारा कौन कौन सा होगा, तो कलर कोड आपसे पूछा गया है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी कलर कोड की बात होती है, तो बेकार यानी कि जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसकी बात हो रही है। आपको कलर दिख रहा होगा, यहां पर पेपर के लिए हमारा कौन सा कलर है, तो कहेंगे पेपर के लिए हमारा ब्लू कलर है। प्लास्टिक के लिए हमारा कौन सा कलर है, तो येलो कलर है। ग्लास के लिए हमारा कौन सा कलर है, तो रेड कलर है। और जनरल जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं उनके लिए हमारा येलो कलर होता है। तो आपसे पूछा गया है, वेस्ट मटेरियल के लिए आपसे पूछा गया है, तो आपसे यहां पर बोल दिया है कि बेकार कागज की बात कही। और जब कागज की बात कही गई है, तो हम लोग किसको चूज करेंगे, नीला वाला को चूज करेंगे। आंसर हमारे क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा क्या होगा, कहेंगे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कलर कोड की बात करते हैं, अगर येलो कलर कोड हमारा होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो भी हमारे वुमेन वेस्टेज होते हैं,
जो भी हमारा क्या होगा, जो भी हमारा ह्यूमन एंड एनिमल वेस्टेज होता है, ध्यान रखेंगे, जो भी हमारा ह्यूमन एंड एनिमल वेस्टेज की हम लोग बात करते हैं, एनिमल वेस्ट की बात करते हैं, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट को रखते हैं येलो कलर में रखते हैं। और रेड कलर का जो हमारा डब्बा होता है, इसमें हम लोग किसको रखेंगे, तो याद रखिएगा इसमें हम लोग इंजेक्शन सिरिंज वगैरह को हम लोग यूज करते हैं नहीं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम लोग डॉक्टर लोग देखिएगा जो इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल करता है उनको फेंका जाता है। और अगर हम लोग ब्लू कलर की बात करते हैं, तो ये अभी जस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग कागज वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा क्या, तो कहेंगे कागज वगैरह के उसको फेंकने के काम करेंगे। एक ही चीज ध्यान में रखना, इसमें जो मेंशन किया हुआ उतना ही ध्यान में नहीं रखना, आपको बस इसी से काम चलाना है कि ब्लू कलर का है तो पेपर का वेस्ट होगा, प्लास्टिक है तो उसको हम लोग यहाँ पर ग्रीन कलर में रखेंगे, और ग्लास शीशा ग्लास वगैरह होगा तो रेड कलर का, और जनरल वेस्ट होगा तो येलो कलर का। इसी को आप ध्यान में रखिएगा, ये कलर कोड हमारा क्या होता है, इस्तेमाल होता है। आप देखिएगा हर एक जगह जहां भी कचरा होगा उसके लिए इस्तेमाल कर दिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आपको बोला गया कि एक ट्राई स्क्वायर के बारे में बात कही, और ट्राई स्क्वायर जो है ये हमारा क्या है, तो कहेंगे ट्राई स्क्वायर जो है ये हमारा एक एंगल मेजरमेंट हमारा डिवाइस है। ये क्या मेजरमेंट करता है, एंगल मेजरमेंट हमारा डिवाइस है, इससे हम लोग एंगल को मापते हैं नहीं। तो ये हमारा ट्राई स्क्वायर है, ध्यान रखेंगे ये हमारा क्या, तो कहेंगे ये हमारा ट्राई स्क्वायर है। और ट्राई स्क्वायर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्राई स्क्वायर का ये क्या, तो कहेंगे यहाँ पर ये ब्लेड बना हुआ है। और ध्यान रखना कि जो ट्राई स्क्वायर का ये ब्लेड होता है, ये ब्लेड काफी आपका, आप कह सकते हैं ये हाई कार्बन स्टील का होता है, या फिर आप कहेंगे हाई स्पीड स्टील का बना होता है। लेकिन याद रखना कि ये जो ब्लेड होगा इसके साथ जो एंगल बनाता है ये 90 डिग्री का बनाता है, तभी ये हमारा ट्राई स्क्वायर होगा। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कितने डिग्री का एंगल हम लोग यहां पर इस पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो जो ट्राई स्क्वायर है इससे हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, तो इससे हम लोग हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखना है, इससे हम लोग हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, और ब्लेड के साथ इसका स्टॉक बोलते हैं, इसको इसको हम लोग हेड स्टॉक बोलते हैं। ये हमारा क्या है, इसको हम लोग हेड स्टॉक बोलते हैं। ये हमारा क्या, ये हमारा क्या, तो कहेंगे ये हमारा ब्लेड हो गया। तो ब्लेड और हेड स्टॉक में कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए समकोण एंगल का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ इससे हम लोग हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान में रखें। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्राई स्क्वायर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। वैसे जनरली इसका यूज जो होता है समकोण यानी कि एंगल को मेजरमेंट करने के लिए 90 डिग्री पर है कि नहीं। जो कोई वर्क पीस है, मान लेते हैं कि ये वर्क पीस है, इसका ये एंगल चेक करना है, तो इस ट्राई स्क्वायर के पास ले जाएंगे, आप इसको यहां रहने दीजिए, इसको आप रहने देने तो आप कंफ्यूज करेंगे। जो ट्राई स्क्वायर है वो एंगल के लिए मेनली हमारा यूज होगा। इसको ऐसे करके यहां पर रखेंगे और देखेंगे ये कोना 90 डिग्री बनता है कि नहीं। अगर बन रहा है ट्राई स्क्वायर में सही से बैठ जाएगा, अगर नहीं होगा तो ट्राई स्क्वायर में आपको गैप नजर आता है। ध्यान रखेंगे 90 डिग्री को चेक करने के लिए जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है, ना तो 90 डिग्री से कम ना तो 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री परफेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है। अब यहां पर बात आती है कि सर स्ट्रोक क्या होगा। जब हम लोग लकड़ी को काटते हैं, जब हम लोग लकड़ी को काटते हैं मेरे दोस्त, स्ट्रोक कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि स्ट्रोक की अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारा क्या हेक्सा है, हेक्सा ब्लेड आपको नजर आ रहा होगा, देखिए गौर से। एक्चुअली ये हमारा हेक्सा है, ये हेक्सा का फ्रेम होता है, और ये हमारा हैंडल है। और दूसरी बात है कि ये हेक्सा का मेन ब्लेड है हमारा। और इस ब्लेड में आप गौर से देखना यहाँ पर, तो ये हमारा पिन लगा हुआ है, दोनों जगह पिन लगा हुआ है। और ब्लेड की लंबाई, इन दोनों के पिन के बीच की जो लंबाई होगी उसी को ब्लेड की लंबाई कहते हैं। और आप देखिएगा ये ब्लेड हमारा टाइट होना चाहिए, ये हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होना चाहिए, मजबूत होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि ये जो हमारा ब्लेड है ये टाइट अगर लगा हुआ रहेगा तो ये टूटेगा नहीं। अगर ये ढीला है और आप मटेरियल को काटने का काम कर रहे हैं, ब्लेड आपका तुरंत टूट जाएगा।
इसीलिए ब्लेड को क्या करते हैं कि एक तरफ फिक्स्ड हमारा ये नट होता है और एक तरफ हमारा क्या होता है, तो ब्लेड को हम लोग एडजस्ट करके टाइट कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको विंग नट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? विंग नट बोलते हैं, विंग नट बोलते हैं। इसी को ढीला कर देंगे। मन कर रहा है कि इसको नहीं, चलो इसको ढीला करके दिखाते। ये ढीला हो गया। अब आप देखो ढीला, देखो ऐसे से हो रहा है, देखो गौर से, ये ढीला हो गया। अगर ढीला हो गया और आप लकड़ी काटना शुरू कर दिए, कोई भी मटेरियल को काटना शुरू कर दिए, आपका ब्लेड टूट जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको टाइट कर दिए। अब ये टाइट हो गया। अब हम लोग इसको कटिंग करेंगे। अगर एक स्ट्रोक की बात कही जा रही है, एक स्ट्रोक क्या होगा, तो ब्लेड को ऐसे चलाएंगे यहां पर, और एक बार अगर आगे गया कंप्लीट, एक बार पूरे ब्लेड की लंबाई आगे की ओर गया, उसको एक स्ट्रोक कहेंगे। और पूरे ब्लेड की लंबाई एक बार पीछे आया, टू स्ट्रोक कहेंगे। एक स्ट्रोक कहने का मतलब एक कंप्लीट लंबाई का आगे जाना है, एक स्ट्रोक होगा। और दूसरा स्ट्रोक कहने का मतलब कंप्लीट लंबाई का पीछे आना, दूसरा स्ट्रोक कहलाता है। लेकिन बात यहां पर ये नहीं है, बात ये था यहां पर कि स्ट्रोक होता क्या है। तो स्ट्रोक कहने का मतलब जो हमारा चीज है, सॉरी, जो हमारा यहां पर हेक्सा है, वो कंप्लीट उसके ब्लेड एक बार यहां से यहां जाएंगे लकड़ी के ऊपर, उसको एक स्ट्रोक बोलेंगे। एक बार जाएगा, एक स्ट्रोक आएगा, दो स्ट्रोक जाएगा, तीन स्ट्रोक आएगा, फोर स्ट्रोक। तो कहने का मतलब है कि एक स्ट्रोक जो होना चाहिए वो कितनी टाइम ड्यूरेशन का होना चाहिए। ध्यान रखना कि जब भी हम लोग स्ट्रोक की बात करते हैं, स्ट्रोक के लिए हमारा 40 से लेकर के 50, 40 से 50 मीटर, सॉरी 40 से 50, सॉरी 40 से 50 स्ट्रोक जो होगा हमारा, ये 40 से 50 स्ट्रोक जो होना चाहिए, इतना स्ट्रोक पर मिनट होना चाहिए। इतना स्ट्रोक जो होना चाहिए पर मिनट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक मिनट में इतना स्ट्रोक होना चाहिए। एक बार गया आया, गया आया, गया आया, एक मिनट 60 सेकंड में, 60 सेकंड में 40 से 50 बार जाना आना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा हेक्सा का ब्लेड में ये हमारा मान्य होता है बीआईएस के थ्रू। अगर हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रोक के कुछ स्ट्रोक के बाद आपने लाया आड़ी खड़ी, सॉरी आपने लाया हेक्सा को और चलाना शुरू कर दिया, और कुछ स्ट्रोक के बाद कह रहा है कि आप काट रहे मटेरियल के, कुछ स्ट्रोक के बाद जो नया ब्लेड था उसमें लगा हुआ, उस नया हेक्सा ब्लेड देखते हैं कि वो ढीला हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? जब आप मेटल का कटिंग करते हैं, जब आप किसी भी चीज का कटिंग करते हैं, ये ब्लेड अगर आपका ढीला हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो ब्लेड का खिंच जाना, ब्लेड का गलत पिच, और 100 सेट का गलत चयन, यानी कि 7 सेट मतलब दांत का गलत चयन, और यहां पर नट और थ्रेड का क्या होगा, तो कहेंगे घिस जाना। तो इसमें से अगर आपको आंसर करना होगा तो आप आंसर क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर, अगर ब्लेड का अगर गलत पिच की अगर बात करते हैं, अगर ब्लेड का गलत पिच इस्तेमाल हो जाएगा, तो मटेरियल जितना हमें काटना था, जिसके हिसाब से मटेरियल का रिक्वायरमेंट था, उसके हिसाब से नहीं कटेगा। तो ये कोई मैटर यहां पे नहीं कर रहा है कि हमारा ब्लेड ढीला होगा कि क्या होगा। ठीक है। दूसरा है हमारा, अगर नट और थ्रेड का अगर घिस जाना, तो नट और थ्रेड हमारा कहां पे होगा, तो कहेंगे नट और थ्रेड जहां पर ये हमारा ब्लेड हमारा क्या होता है, तो कहेंगे यहां पर फिक्स होता है। अगर ये नट और ब्लेड, अगर ये नट और ब्लेड हमारा अगर ढीला पड़ जाएगा, तो कहेंगे ये ब्लेड भी हमारा यहां पर ढीला पड़ जाएगा। इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होने चाहिए वो हमारा क्या होगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, नट और थ्रेड का घिस जाना। अगर नट और थ्रेड, इसमें देखिएगा थ्रेडिंग की हुई है, ये थ्रेडिंग की हुई है, जो विंग नट लगाए हैं, अगर आप बार बार यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है फोर्स एग्जर्ट करेगा इस थ्रेड के ऊपर में, तो ये थ्रेड धीरे धीरे टूटने का कोशिश करेगा, और थ्रेड अगर खत्म हो गया, हम कहेंगे ये नट खत्म हो गया, और ये ब्लेड हमारा ढीला पड़ जाएगा। हम लोगों के लिए आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। और याद रखिएगा मेरे दोस्त कि अगर हम लोग ब्लेड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये ब्लेड हमारा कैसा होता है, याद रखना, अगर हम लोग ब्लेड की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग तरह का हमारा ब्लेड होगा। तो एक तो हमारा होता है सिंगल कट होता है, एक हमारा डबल कट होता है, याद रखना। यानी तो आप यहां पर ये कह सकते हो एक क्रॉस कट होता है, एक आपका क्या होता है, तो कहेंगे एक ही साइड कट होता है, ऐसे समझिएगा। तो ब्लेड में अगर आप देखेंगे तो ब्लेड आपका कुछ इस तरह से, ये इसी का ये जूम फिगर बना हुआ, इसी का ये जूम फिगर आपको दिख रहा है। और जूम फिगर में आप देखिएगा जो ब्लेड के जो दांत होते हैं ना, वो कुछ इस तरह से नुकीला दांत, ऐसे करके ये आपको नजर आ रहा होगा कि ऐसे करके ये नुकीला दांत
ऐसे करके देखिएगा तो ये ब्लेड का होता है। और अगर आपसे कोई पिच बोलता है कि बताओ ब्लेड का पिच क्या होता है, आपको कि सर पिच की अगर बात करेंगे ना, एक ब्लेड हमारा यहां पर निकला हुआ दूसरा निकला हुआ, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। ये जो बीच का ये जो लंबाई, जो बीच का गैप है, इसी को पिच कहते हैं, इसी को हम लोग उसके दांत के पिच कहते हैं। और ये दांत के पिच के हिसाब से ही क्या होता है, और ब्लेड की लंबाई के हिसाब से क्या होता है, हमारा ब्लेड मार्केट में मिलता है। बात को आप ध्यान में, ठीक है। तो इस तरह के ब्लेड हमारे क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ये मटेरियल से रिलेटेड है। और कहा गया है, धातु के बारे में कहा गया है कि धातु के उस गुण का नाम बताइए, धातु के उस गुण का नाम बताइए दोस्त, जिसमें वह बिना टूटे हुए, जिसमें बिना टूटे हुए तार के रूप में खींचा जाता है। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, किसी तार को जब आप खींचते हैं कस करके तो पतला होते होते टूटता है, तो उसके अंदर जो गुण है डक्टिलिटी का है। और किसी चीज को आप लोड लगाए कस के या दबा दिए अचानक टूट जाता है, उसके अंदर जो गुण होता है वो ब्रिटलनेस का गुण होता है। तो यहां पर दो बात आपको जानना पड़ेगा कि अगर हम लोग मटेरियल की बात करते हैं, अगर हम लोग मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल दो तरह का होगा दोस्त। एक हमारा डक्टाइल मटेरियल होगा, एक हमारा डक्टाइल मटेरियल होगा, और दूसरे मटेरियल की जब हम लोग बात करेंगे तो डक्टाइल मटेरियल को हम लोग मुलायम धातु कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मुलायम बोलते हैं। ये हमारा मुलायम पदार्थ हो, मुलायम धातु, यहां पर हमारा क्या है, तो कहेंगे ये हमारा मुलायम, हमारा ये है, ये मुलायम पदार्थ है। और दूसरा हमारा कैसा है, तो कहेंगे ये हमारा ब्रिटल होता है। तो दूसरा हमारा कैसा होगा, तो कहेंगे ये हमारा ब्रिटल मटेरियल। ये हमारा कैसा मटेरियल, तो कहेंगे ब्रिटल मटेरियल है। और दोनों में डिफरेंस को हम लोग देखेंगे तो ब्रिटल मटेरियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा भंगूर होता है। ये हमारा कैसा होगा, तो कहेंगे ये हमारा यहाँ पर भंगूर पदार्थ होता है, ये भंगूर पदार्थ हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ कि धातु की बात कर रहे हैं, उनका नाम बताइए जो बिना टूटे हुए तार के रूप में खींचा जाता है। क्या होता है, खींचा जाता है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, जब हम लोग लोड अप्लाई करते हैं, डक्टाइल मटेरियल हम उस मटेरियल को कहते हैं, जब आप किसी भी डक्टाइल मटेरियल पे लोड लगाओगे तो टूटने से पहले खींचा जाता है, टूटने से पहले इंडिकेट कर देता है। डक्टाइल मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं, उस मटेरियल को कहते हैं डक्टाइल मटेरियल, उस मटेरियल को कहते हैं जो जो बल लगाने पे, जो बल लगाने पर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे जो बल लगाने पर टूटने से, बल लगाने पर क्या होगा, तो टूटने से पहले इंडिकेट कर देगा। बल लगाने पर, टूटने से पहले इंडिकेशन देगा। और वो जैसे रबर है, रबर को जब कस के खींचिएगा तो लगेगा कि अब टूटने वाला है, और टूटने वाला क्योंकि बीच में पतला होता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि वो टूट जाएगा। तो टूटने से पहले अगर इंडिकेट कर देगा कि अब हम टूटने वाले हैं, तो ऐसे मटेरियल को डक्टाइल मटेरियल कहेंगे। और अगर विदाउट इंडिकेशन का टूट जाता है, यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं आपको, अगर विदाउट इंडिकेशन का टूट जाता है, विदाउट इंडिकेशन का, विदाउट इंडिकेशन टूट जाता है, और अगर विदाउट इंडिकेशन का टूट जाता है, ध्यान सुनेंगे, अगर विदाउट इंडिकेशन का टूट जाता है तो हम लोग भंगूर मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। बताइए, कह रहा था धातु का वह गुण नाम बताइए जो बिना टूटे हुए तार के रूप में खींचा जाता है। तो बिना टूटे हुए तार के रूप में खींचा जाता है, इसका मतलब है वो पतला हो रहा है, पतला हो रहा है तब टूटेगा। तो यह किस गुण के कारण ऐसा होगा, तो कहेंगे इसमें डक्टिलिटी का गुण है। कौन सा गुण है, डक्टाइल मटेरियल, डक्टिलिटी का गुण, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा जो मटेरियल हमें दे रखा है, और ये हमारा क्या है, तो कहेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिक मटेरियल हमारा क्या होता है, कहेंगे इलास्टिक मटेरियल कौन सा है। इलास्टिक मटेरियल हम लोग वैसे मटेरियल को कहते हैं अगर लोड लगा करके खींच रहे हैं, खींच रहे हैं इलास्टिक लिमिट तक, अगर लोड लगा करके खींच रहे हैं और लोड छोड़ देंगे तो अपने शेप को रिटेन कर लेता है। यानी कि लोड हटाने के बाद, लोड हटाने पर अपने
अपने शेप को कर ले उसको इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। जो मटेरियल अगर खींचे छोड़ दिया अपने शेप में आ गया उसको इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। और एक होता है हमारा प्लास्टिक, एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है यहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक। तो प्लास्टिक मटेरियल हम वैसे मटेरियल को कहते हैं जिस पर लोड लगाए और लोड के कारण अपने शेप में, लोड हटाने के बाद अपने शेप में वापस नहीं आ पाया। यहां पर लिख देते हैं लोड हटाने पर अपने शेप में वापस नहीं आया उसको प्लास्टिक। अब एक और टर्म दे रखा है जिसको मेलेबिलिटी कहते हैं, एक और टर्म दे रखा है जिसको मेलेबिलिटी कहते हैं। मेलेबिलिटी क्या है कि मेलेबल धातु, सबसे अच्छा मेलेबल धातु अगर कोई है तो वो सोना है। यानी मेलेबिलिटी में क्या होता है कि पीट पीट करके हथौड़ा से, पीट पीट करके हथौड़ा से सीट बनाना, ध्यान रखेंगे, पीट पीट करके, पीट पीट कर हथौड़ा से सीट पतली चदरा का मान करना मेलेबिलिटी कहलाता है। तो अगर पीट पीट करके, अगर किसी वायर को पीट पीट करके अगर चदरा बना देते हैं तो मेलेबल होता है। सबसे अच्छा मेलेबल हमारा धातु कौन सा, याद रखना, सबसे अच्छा मेलेबल धातु जो होगा हमारा वो क्या होता है कि सोनार लोग पीट पीट के सोना को फैला देता है लेकिन सोना टूटता है। अगर पीट पीट करके चदरा के समान पतला थिन सीट बना देता है तो वो मेलेबिलिटी के कारण ऐसा। याद रखेंगे इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी आपको यहां पर मैंने बता दिया है। डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी हो गया, ब्रिटल मटेरियल हो गया, भंगूर हो गया, मेलेबिलिटी हो गया और प्लास्टिक मटेरियल हो गया, इलास्टिक मटेरियल के सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे, सारे के सारे एग्जाम में आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपको गेज से रिलेटेड दे रखा है और ये कौन सा गेज है मेरे दोस्त, तो फिलर गेज है। और फिलर गेज से क्या करते हैं, तो फिलर गेज का काम क्या है, गौर सुनना। जब हम लोग फिलर गेज की बात करते हैं तो फिलर गेज में क्या होता है, ब्लेड होता है, छोटे छोटे पतली पतली ब्लेड होती है, स्टील की ब्लेड होती है, लचीला होता है क्योंकि कार्बन परसेंटेज बहुत कम। तो ये जो ब्लेड हमारा होता है ना, इसकी थिकनेस जो होती है ना, थोड़ा थोड़ा ज्यादा होता है, कम और ज्यादा। तो किसी किसी में बहुत कम होगा, पूरा आप जो ऐसे बाल को छूते हो ना, बाल मुड़ जाता है, तो इतना पतला ब्लेड भी होता है। तो ये ब्लेड क्या करता है, ब्लेड अलग अलग डायमेंशंस का होता है, पतला, बहुत ज्यादा पतला और मोटा भी होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मोटा नहीं होगा, पतला होगा लेकिन मोटा होगा। जब आप मान लेते हैं कि, मान लेते हैं यहां देखिए ऐसे ये इंजन है आपका, गौर से देखिएगा ये इंजन है और आपको क्या चेक करना है कि कहीं पर मान लेते हैं कि गैप चेक कर रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसे मूवमेंट कर रहा है और आपको यहां का गैप चेक करना है, यहां पर चूंकि आपका ये चक्का लगा हुआ है, आपको यहां पर गैप चेक करना, तो आप ब्लेड को इसके अंदर घुसाएंगे। जो ब्लेड इसके अंदर घुस जाएगा उस गैप के अंदर, इसका मतलब है कि उसमें गैप उतना छोड़ा गया है। वो ब्लेड के ऊपर वो मेंशन किया हुआ रहेगा कि इतना 0.2 mm का है ब्लेड है, तो उतना mm का इसमें घुस। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं मेरे दोस्त कि अगर फिलर गेज की बात करता है तो कहना जब दो बॉडी को, दो पार्ट्स को असेंबल करते हैं, उनके बीच में जो गैप आता है, उस गैप को चेक करने के लिए हम लोग गेज का इस्तेमाल। तो हमारा कोई भी गेज, जितने भी गेज पढ़ते हैं वो कभी मेजरमेंट नहीं करता है, गेज हमेशा चेक करता है डायमेंशन को। वो चेक करेगा कि उसके बीच में हमारा अगर दो चीज का असेंबल किया गया तो उसके बीच में कितना गैप है। पत्ती घुस गया, जो पत्ती घुस जाएगा उसी पत्ती के थिकनेस के बराबर वो गैप को चेक करके बताएगा। याद रखेंगे ये हमेशा चेक करता है किसको, क्या किसको चेक करेगा, चौड़ाई को नहीं, ऊंचाई को नहीं, लंबाई को नहीं, मिलाने वाले जो भाग होते हैं,
मिलने वाले जो भाग होते हैं, मेल फीमेल जो भी बोलते हैं, मिलने वाले जो भाग के जो बीच का जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए फिलर गैस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पतला पतला ब्लेड्स होता है, डाल करके देखिए, जो घुस गया, जो नहीं घुसा वो नहीं होगा, जो घुस गया उसके अंदर उसी के डायमेंशन का वो गैप होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गैप को झांकने के लिए, गैप को चेक करने के लिए, गैप को मापता नहीं है, चेक करता। अगला अगला क्वेश्चन है कि उस दोष का नाम बताइए, उस डिफेक्ट का नाम बताइए जब धातु जब धातु के चिप्स जब धातु के चिप्स फाइल के दांत में के बीच में घुस जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? जब आप फाइलिंग करते हैं, जब आप क्या करते हैं, फाइल अब आवाज जा रही होगी, आवाज जा रही होगी। अगर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास ये वर्क पीस है, ये हमारे पास वर्क पीस है, हम फाइल लाए यहां पर, और इस फाइल को जब इसके ऊपर चलाने लगे ऐसे करके, जाहिर सी बात है कि इस फाइल में क्या होगा, तो कहेंगे दांत बना हुआ रहता है, और ये दांत क्या करेगा, ऐसे मटेरियल को क्या करेगा, साफ कर देगा। आप जब छुइएगा तो पूरा प्लेन सरफेस नजर आएगा। हम लोग फाइलिंग करते हैं, सरफेस से बहुत कम ही मटेरियल को रिमूव करता है, लेकिन उभर खावर को है। और अगर हम लोग फाइलिंग करते हैं, अगर फाइल को ऐसे से चला रहे हैं, ऐसे से फाइल को चला रहे हैं, क्या मतलब, ये प्रोसेस हमारा फाइलिंग कहलाता है ये फाइल, लेकिन ऐसे से जब हम इसको चलाते हैं तो इसको हम फाइलिंग कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसी से रिलेटेड, और पूछा गया है कि जब हम लोग फाइलिंग करते हैं, जब हम लोग फाइल चलाते हैं, तो जो धातु के चिप्स होंगे वो दांतों के बीच में अगर घुस जाता है तो उसको क्या कहते हैं? मेरे दोस्त समझना कि इस फाइल को जब तुम देखोगे, इसमें कर्व टाइप का आपको दिख रहा होगा, और ऐसे करके जब हम छू करके देखते हैं तो उस पर बहुत सारा आपको अभी जस्ट घिसे हैं आपके सामने, तो इसके अंदर मेटल को घिसेंगे, इसके अंदर लकड़ी को घिसेंगे तो लकड़ी का बुरादा इस दांत में जाकर के फंस जाएगा। और जब दांत में फंस जाएगा, क्या मजाल है कि दांत में फंस जाने के बाद जब आप इसको चलाएंगे, क्या मजाल है कि फिनिशिंग होगा, नहीं होगा। तो क्या करना पड़ता है, जब आप फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करते करते इसके दांतों में बहुत सारे कण घुस जाते हैं कटने के बाद, तो उस कण के घुसने को हम लोग एक डिफेक्ट कहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हमारा काम नहीं होगा, तो उसके अंदर अगर घुस गया, उसको हम लोग पिनिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग पिनिंग कहते हैं। उसी को हम लोग पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। ध्यान रखना, अगर दांतों के बीच अगर धातु के चिप्स अगर घुस जाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं फाइल की पिनिंग हो गई। ये कैसा दोष है मेरे दोस्त? कहेंगे इसको हम लोग दोष कहते हैं। ये हमारा क्या है कि फाइल की पिनिंग। जैसा कि आपके सामने, ऐसा हमारे सामने एक फाइल दिख रहा है, और इस फाइल में यहां पर डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे लकड़ी के पार्टिकल्स अगर मान लेते हैं, आप लकड़ी को घिस रहे थे, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर घुस गया, आप क्या करेंगे, इसको पिनिंग कहेंगे। ये घुस गया इसके अंदर, ये पिनिंग हो गया, और पिनिंग एक हमारा फाइल का डिफेक्ट है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, फाइल आप इतना महंगा यूज करते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना इसमें से धातु कण को निकालने के लिए। तो धातु के कण को निकालने के लिए हम लोग एक ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, या फाइल कार्ड भी हम लोग ब्रश को कहते हैं। ये हमारा क्या कहेंगे, ये हमारा एक ब्रश होता है, या फिर हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, तो फाइल कार्ड के नाम। तो हम लोग ब्रश से क्या करते हैं, उसके ऊपर चला करके हम लोग क्या करते हैं, वहां से उस
कण को बाहर कर देते हैं, फिर हम लोग फाइल को लेकर के फिर फाइलिंग करना शुरू। मेरे दोस्त याद रखना है, अगर धातु के चिप्स अगर दांतों के बीच में अगर घुस जाएगा ना, तो याद रखना उस दोष को क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग फाइल की पिनिंग कहते हैं। पिनिंग एक हमारा दोष है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है, सर ये ग्लेजिंग क्या होता है? मेरे दोस्त ग्लेजिंग भी होगा जब अगर हम लोग, कौन सुनना, अगर हम लोग उसके धातु के अंदर, धातु के कण जो छोटे छोटे कण इसमें अगर घुस गया था, अगर उस कण को नहीं निकालेंगे ना, अगर उस कण को नहीं निकालेंगे ना, धातु चलाते जाएंगे, कण को नहीं निकाल रहे हैं, इसको हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं, धातु के कण को बाहर नहीं कर रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं, फायदा नहीं होगा। मटेरियल ऑलरेडी घुसा हुआ है, दांत फंसा हुआ है, दांत रहेगा थोड़ा बहुत तभी तो वो मटेरियल को काटेगा, वो ऑलरेडी उसमें पिनिंग हो चुका है। और जब पिनिंग हो जाएगा मेरे दोस्त, केवल मटेरियल नहीं कटेगा, केवल ग्लेजिंग। ग्लेजिंग कम कहने का मतलब है उस सरफेस पर घिसने के बाद केवल चमक आएगा, मटेरियल नहीं कटेगा। इसी को हम लोग फाइल की ग्लेजिंग आएगा, उसमें चमक आएगा, मटेरियल घुसा हुआ है, उसके अंदर धातु के कण घुसे हुए हैं, सिर्फ उसमें चमक आएगा, उसको ग्लेजिंग कहते हैं। चमक आता है तो उसको ग्लेजिंग कहते हैं। लेकिन अगर ये अंदर के छोटे छोटे धातु कण को बाहर कर देंगे, क्या कहलाता है, तो फाइलिंग कहते हैं। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते, अगला क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी का कार्य करने वाली आरी के दांत को अगर तेज करना होगा तो हमें क्या करना पड़ता है? तो अगर लकड़ी का कार्य करने वाली जो आरी, हम उसके दांत को अगर तेज करना होगा तो हमें फाइलिंग करते समय, मान लेते कि ये धातु को काटने वाला हमारा है, सॉरी ये हमारा क्या, तो एक फाइल है, ये हमारा फाइल है, और ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पर आरी दिख रहा है, ये हमारा क्या, तो कहेंगे ये हमारा आरी दिख रहा है। और आरी के दांत, क्योंकि आरी से लकड़ी की कटाई होती है, आरी हमारा हेक्सा की तरह काम करता है, लकड़ी की कटाई होती है, जाहिर सी बात है जब लकड़ी को काटेगा बार बार तो उसके दांत का जो शार्पनेस है वो धीरे धीरे खत्म होगा। तो दोबारा से शार्प मटेरियल को, दोबारा से दांत को शार्प एज बनाने के लिए उस पर हम लोग रेती चलाते हैं हाथ से, और जब रेती से क्या करते हैं, उसको घिस घिस करके उस एज को फिर से शार्प करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो एक हमारे पास यहाँ पर रेती होता है, ये हमारे पास रेती है, और इसी रेती को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा फाइल है, और इस प्रोसेस को हम लोग फाइलिंग कहेंगे। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दांत को तेज करने के लिए, यानी कि दांत को शार्प एज बनाने के लिए, ध्यान रखना, दांत को शार्प एज बनाने के लिए, कैसा बनाने के लिए, दांत को शार्प एज बनाने के लिए, दांत को शार्प एज बनाने के लिए, बनाने के लिए या तेज करने के लिए, दोनों सेम मीनिंग है। किस फाइल का प्रयोग करते हैं, फाइल हमारा यूज हो रहा है, जो रेती यूज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है, हम लोग हाथों से यूज कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिल्स ऑफ फाइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मिल्स ऑफ फाइल। हम लोग, सौ का मतलब होता है डस्ट, तो मिल्स ऑफ फाइल हम लोग कहते हैं। इसके दांत में शार्पनेस बजाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मिल्स ऑफ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, जब भी आरी का दांत खराब हो जाएगा लकड़ी काटते काटते, तो उस समय आपको फाइलिंग करनी, उस समय आपके आरी के दांत अगर खराब हो जाएंगे, मटेरियल कटेगा, तो आपको जो फाइल यूज करना है उसके दांत को तेज करने के लिए, आरी के दांत को तेज करने के लिए, उसका नाम कौन सा है, तो कहेंगे फाइल होता है, जो कि आपके सामने यहां पर दिखाया भी गया है, आपको यहां पर क्लियरली दिख भी रहा होगा कि ये हमारा मिल्स ऑफ फाइल हमारा होता है। और अगर टिंकर फाइल की बात करते हैं, तो टिंकर फाइल हमारा जिसका राइट एंगल, सॉरी जिसका इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें बनता है, ये एज में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, उसको टिंकर फाइल कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम लोग टिंकर फाइल कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और एक हमारा होता है जो कि त्रिभुजाकार फाइल होता है, जिसको लोग बैरेट फाइल भी बोलते हैं। एक हमारा बैरेट फाइल भी होता है। बैरेट फाइल में क्या होगा कि दो साइड बराबर होगा, एक साइड अलग होता है। बैरेट फाइल ये भी ट्रायंगुलर होगा, हमारा ट्रायंगल ये लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉलो करता है। इसमें दो साइड बराबर, एक साइड हमारा डिफरेंट, लेकिन फाइल करने का हमारा मकसद वही रहा। अगला हमारा है जो हम लोग हथौड़ा यूज करते हैं मेरे दोस्त, तो हथौड़े के वजन को कहां दर्शाया जाता है। अब आप हथौड़ा यूज करते हैं, हथौड़ा तो अलग अलग प्रकार का हथौड़ा होता है, आप देखते होंगे हथौड़ा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का आपके पास
हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास हथौड़ा तो बहुत वैरायटी का होता है। हमारे पास मेरे दोस्त हथौड़ा भी है, इसलिए टेंशन आपको नहीं लेना है। हमारे पास ये हथौड़ा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पिन बॉल हैमर। ये पिन है, ये इसका फेस है, इसको पोल बोलते हैं। ये जो शाफ्ट ऐसा हमारा दिख रहा है, ये फेस हमारा होता है। ये डंटा हो गया, ये हमारा अंडाकार शेप का होता है जिसको वेज जिसमें हम लोग ठोकते हैं। ये लकड़ी होता है, इसका अंडाकार शेप में ये लकड़ी ठोकाता है ताकि अंडाकार शेप रहेगा, तो ये हमारा इसका मूवमेंट नहीं होगा, इसमें ग्रिपिंग अच्छी होगी, अच्छा पकड़ होगा, इसीलिए इसको अंडाकार शेप में इसको ठोक दिया जाता है। इसको हम लोग सब हमारा हथौड़ा ये, लेकिन ये मैलेट्स कहलाता है। चदरा जो पतला पतला चदरा होता है उसको हल्का हल्का ठीक करने के लिए, प्लेन करने के लिए हम लोग मैलेट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। और हमारे पास और भी हथौड़ा है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चाहे हथौड़ा कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, उसका वजन उसकी चिक पर लिखा रहता है, जो उसका बीच वाला पोर्शन। याद रखेंगे, अगर हथौड़े का वजन की अगर हम लोग बात करते हैं कहां दर्शाया हो जाता है, तो हथौड़ा का जो वजन है वो इसके चिक पर मेंशन होता है। ये चिक है, ये वाला पोर्शन हमारा चिक का होगा, तो यहां पर हथौड़ा में लिख देगा ये कितना ग्राम का हथौड़ा है। 1 केजी का है, या थोड़ा 2 केजी का है, 1.5 केजी का है, ये 500 ग्राम का हथौड़ा है, क्या है कितना है, यहां पर वो डायमेंशन में। याद रखना, हथौड़ा का जो वजन होगा वो उसके पर होता है। और यहां पर क्लोइंग की गई है मटेरियल, यहां से क्लो किया हुआ 2 दांत बना हुआ रहता है, और यहां से लेकर के यहां तक को हम लोग हेड कहते हैं। ये कंप्लीट हमारा हथौड़ा का हेड कहलाता है। और यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, इसको हैंडल हो जाएगा। और जहां पर ये दबा हुआ भाग होता है इसको नेक बोलते हैं। और ये हमारा कंप्लीट यहां पर क्या होता है, फेस होता है। ये फेस होता है। लेकिन याद रखना, ये जो हम लोग हैमर वगैरह देखते हैं ना, ये सब हार्ड और टेम्पर किया हुआ होता है। ये कैसा मटेरियल होता है, तो कहेंगे आप इसमें जो इसका हेड देखते होंगे, ये हमारा हार्ड और टेम्पर किया हुआ मटेरियल, हार्ड और टेम्पर किया हुआ मटेरियल होता है। ये हार्ड और टेम्परिंग किया हुआ, हार्ड और टेम्पर किया हुआ ये मटेरियल होता है। क्या हुआ मटेरियल, हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हार्ड और टेम्पर किया हुआ मटेरियल है, जाहिर सी बात है जब आप उसको करोगे तो फोर्स होगा, तो उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स मिलेगा। उस फोर्स को, उस वाइब्रेशन को, उस फोर्स को वह क्या करता है, टफनेस। क्योंकि हम लोग हार्ड अगर करेंगे, हार्ड करने के बाद टेम्परिंग अगर करते हैं, तो टेम्परिंग करने के बाद उस मटेरियल का टफनेस बढ़ जाता है। और टफनेस अगर किसी मटेरियल का बढ़ गया तो उसके अंदर जो शॉक होता है, जो एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और हमारे हाथ में हैमरिंग करते समय। याद रखना मेरे दोस्त, अगर बात करते हैं हथौड़े का वजन कहां पे होगा, तो कहेंगे टिक पर होगा, इसको आप याद रखना। और आई होल जो होता है, इसका शेप कैसा होगा, तो याद रखना इसका शेप, आई होल का जो शेप होता है वो हमारा कैसा होगा, तो ये हमारा अंडाकार होता है। इसको हम लोग अंडाकार बोलते हैं, एलिप्टिकल हमारा शेप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की बात कर रहा है। कैसा माइक्रोमीटर है, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड और इन दो तरह के माइक्रोमीटर इस्तेमाल होते हैं। और आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या करेगा, बाहरी फेस के डायमेंशंस को, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एनविल है, ये बदलते रहता है, एनविल ही घिसता है, और ये हमारा स्पिंडल है हमारा। इसके बीच में क्या करेंगे, किसी भी को अगर मेजरमेंट करना होगा, उसके डायमेंशंस को अगर मेजरमेंट करना होगा, किसी के थिकनेस को अगर मेजरमेंट करना होगा, तो यहां पर ला करके क्या करेंगे, रख देंगे, यहां पर ला करके रख देंगे। और फिर क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या होता है, यहां पर एक तो थिम्बल होता है जो कि ऐसे कर घूमता है। और थिम्बल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रोटेट होता है, ये रोटेट होता है। थिम्बल हमारा कैसा होता है, तो रोटेटिंग पार्ट होता है इसका। ये कैसा पार्ट होता है, तो कहेंगे ये रोटेटिंग पार्ट हमारा थिम्बल रोटेटिंग पार्ट होता है। और यहां पर एक हमारा स्लीव लगा रहता है, ये हमारा स्लीव पे डायमेंशंस मेंशन होता है। और यहां पर हमारा लॉक नट होता है, और ये हमारा फ्रेम होता है। अब इस वर्क पीस को मेजरमेंट करना, इसके बीच में रख दिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहां से इसको घुमाएंगे तो ये हमारा आगे की ओर बढ़ेगा। और इसको अगर रोटेट करेंगे, ये हमारा थिम्बल आगे बढ़ेगा तो ये रोटेट करेगा, ये डायमेंशन में फिक्स हो जाएगा। लॉक नट से टाइट कर देंगे, फिर मिलान कर लेंगे कि कितने डायमेंशंस का ये हमारा क्या प्रोडक्ट है, वो आपको यहां से निकल। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, रेचेट स्क्रू को भी टाइट कर देते हैं ताकि ये हिल नहीं पाए, उसका रीडिंग। लेकिन आपसे पूछा कुछ और गया है, आपसे पूछा गया 11 नंबर क्वेश्चन में कि जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है ना मेरे दोस्त, बताइए आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है वो याद रखना, कि याद रखना पड़ेगा 0.01 mm जो होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, कैसा ऑपरेशन करते हैं मेरे दोस्त, अगर हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, याद रखना जब भी आप ड्रिलिंग ऑपरेशन करने जाएंगे
हमेशा ये गोल छिद्र का निर्माण करता है। हमेशा किसका निर्माण करेगा? तो ड्रिलिंग ऑपरेशन से गोल छिद्र का निर्माण होता है। ड्रिलिंग ऑपरेशन से किसका निर्माण होगा? तो कहेंगे गोल छिद्र का निर्माण होता है। इस बात को एकदम ध्यान में रखना। अब कह रहा है कि जब आप ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें आप एक फीड देते हैं, और फीड का जो यूनिट है ना, उसकी इकाई जो है वो, मेरे दोस्त, आप मटेरियल को काटते हैं तो मटेरियल अपने आप नहीं कटेगा, आपको फीड देना पड़ेगा। और जब आप फीड देते हैं तो वो जब भी मटेरियल काटता है, आप गौर से देखना, एंगल ऑफ रोटेशन अगर ऐसे होता है, ऐसे हमारा ट्विस्टेड ड्रिल है, ये ड्रिल बिट है हमारा, हमारे सामने ड्रिल बिट भी है। और अगर इस ड्रिल बिट की अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए ये हमारा वर्क पीस है, इसमें हम इस ड्रिल बिट को ऐसे सटा देते हैं, और उसके बाद ये रोटेशन में आता है। ऐसे करके जब रोटेशन में आएगा, ऐसे करके जो घूमेगा, मटेरियल काटेगा। लेकिन इस सिर्फ घूमने से नहीं होगा, इसमें एक उसके एक्सिस के अलोंग एक हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। उसके स्पीड को देखते हुए एक ऊपर से नीचे फोर्स अप्लाई करते हैं, ताकि अंदर का मटेरियल भी काटते हुए अंदर जाए। तो उसी को हम लोग फीड कहते हैं। लेकिन फीड डिफाइन होता है कि एक रिवोल्यूशन की बात करते हैं, एक चक्कर में, ध्यान सुनना, एक चक्कर में एक चक्कर में वर्क पीस के अंदर, एक चक्कर में वर्क पीस के अंदर, एक चक्कर में वर्क पीस के अंदर ड्रिल बिट जितना दूरी अंदर जाएगा, उसी को हम लोग फीड कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फीड कहते हैं। याद रखना, एक चक्कर की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा एक चक्कर पर, एक चक्कर कहने के लिए 360 डिग्री का रोटेशन ड्रिल बिट पे होगा। तो ऐसे करके ये रोटेट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि फीड का डायरेक्शन हमारा एक्सिस के अलोंग होता है ड्रिल बिट में। ये हमारा फीड का डायरेक्शन है। तो आपसे पूछा गया मेरे दोस्त, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि फीड का यूनिट क्या होता है। तो इस फीड की जो यूनिट होती है, ये mm पर रिवोल्यूशन, ये mm पर रिवोल्यूशन होगा। एक रिवोल्यूशन में जितना अंदर जाएगा वही फीड कहलाता है। एक रिवोल्यूशन में जितना अंदर जाएगा वही उसका फीड कहलाता है। इसीलिए जो फीड होंगे उसके यूनिट क्या होंगे? तो कहेंगे mm पर रिवोल्यूशन होगा। हमारा आंसर क्या करेंगे यहां पर? ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेंगे। क्या? और मीटर पर मिनट या mm पर मिनट जो होता है, ये कटिंग स्पीड। याद रखना, ये किसको दिखाता है? mm पर मिनट बोले या मीटर पर मिनट बोले, ये किसके स्पीड, किसको दिखाता है, किसके यूनिट को दिखाता है? ये जो यूनिट है हमारा, ये किसका? तो कहेंगे ये कटिंग का यूनिट होगा। तो कहेंगे कटिंग कटिंग तो कहेंगे कटिंग। बात को ध्यान, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि किस फाइल में एक दिशा में दांत, एक दिशा में दांत कटे होते। अब फाइल है भाई, तो फाइल में तो सिंगल कट, डबल कट सब ने होता है। अगर सिंगल कट का सेट है तो एक एक कट हमारा होगा। और अगर इसमें अगर हम लोग दिखाने का कोशिश करते हैं तो कैसे दिखाएंगे? एक सिंगल कट को अगर हम दिखाना चाहते हैं, मार्क हम लगा, ये ऐसे करके फाइल के अंदर मार्क आपको दिख, तो एक एक कट अगर लगा हुआ है, पैरेलल है, ये सारे के सारे कट अगर पैरेलल्स हैं, इसका मतलब है ये सिंगल कट कहलाता है। एक एक कट लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या? तो कहेंगे हमारा फाइल के ऊपर ये हमारा क्या? तो कहेंगे सिंगल कट। हमारा एक एक कट है तो इसको सिंगल कट कहते हैं। अब कहेगा सर डबल कट क्या होगा? तो डबल कट में क्या होगा? एक सेट सिंगल कट, एक सेट हमारा ऐसा है, और इसी के ऊपर दूसरा सेट आप ऐसे डाल, इसी के ऊपर आप दूसरा सेट ऐसे करके डाल, ऐसे करके डाल, ऐसे करके डाल दीजिए, तो उसमें दांत बन जाता है, उसमें ग्रुप्स बन जाता है, और वही मटेरियल को ऐसे करके। तो ये दूसरा सेट हो गया। कितने सेट हो गए? 2 सेट हो गए। कितने कट हो गए? 2 कट हो गया। तो डबल कट में 2 सेट होगा, सिंगल कट में सिंगल सेट होगा। याद रखना, जब आपको सिंगल कट फाइल की बात होती है तो इसमें आपका कैसा सेट होगा? तो सिंगल कट में सिंगल कट फाइल में क्या होगा? तो कहेंगे सिंगल कट होगा। और डबल कट फाइल में, सेकेंड कट फाइल में आपका क्या होगा? तो कहेंगे आपका सेकेंड कट फाइल में, अगर या डबल कट फाइल, इसी सेकेंड कट नहीं, डबल फाइल, क्या बोलेंगे? डबल कट फाइल। और डबल कट फाइल में हमारा, तो इसमें डबल कट हमारा कैसा? डबल कट होगा। और जब डबल कट होगा तो इसके अंदर फाइन मटेरियल, बहुत कम मटेरियल को, एज कंपेयर टू सिंगल कट में ये मटेरियल
यानी कि यहाँ पर मटेरियल फाइन कटेगा, यहाँ पर मटेरियल फाइन कटेगा। मटेरियल कैसा कटेगा? तो फाइन मटेरियल कटेगा। और जब फाइन मटेरियल कटेगा तो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, अगर फाइन मटेरियल कटेगा तो उस केस में जो क्या मिलेगी? बढ़िया मिलेगा। अगर मटेरियल ज्यादा कटेगा तो उभर खावर ज्यादा होगा। तो फाइन कट, डबल कट में आपकी फिनिशिंग क्या? हाँ, रेप्स फाइल भी हम लोग इसी को कहते हैं। जब डबल कट सिंगल एक के ऊपर दूसरा आ जाता है उसको रेप्स, आगे हम लोग बताएंगे भी। यहां पर याद रखना, जब सिंगल कट की बात करते हैं, जब सिंगल कट की बात करते हैं, सिंगल कट के लिए एंगल 70 डिग्री हमारा होता है। और सॉरी, सिंगल कट और डबल कट में एक हमारा कट जो होगा 70 डिग्री होगा और जो दूसरा वाला हमारा होगा वो हमारा 50। बात को भी आप ध्यान, ये हमारा इसके ऊपर क्रॉस। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे है, किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग के लिए करते हैं? जब भी हमें रिविट करना होता है करते हैं कि किस प्रकार के हथौड़े, हथौड़े का उपयोग रिविटिंग करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। जब आपको रिविट मारना होता है तो आप क्या किसका इस्तेमाल? आप बॉल पेन हैमर, याद रखिएगा, आप बॉल पेन हैमर का इस्तेमाल। आपके सामने मेरे दोस्त दे रखा है, ये हमारा कैसा हैमर है? तो ये हमारा बॉल पेन हैमर है। ये हमारा कैसा तकेंगे? क्रॉस पेन हैमर है। ये हमारा कैसा तकेंगे? स्ट्रेट पेन हैमर हमारा यहाँ। और अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारा क्लॉ पेन हैमर, और ये हमारा क्या था? स्लैज पेन। याद रखना, स्लैज पेन हैमर जो होता है, ये स्लैज जो हैमर होता है ये सबसे भारी होता है। ये सबसे भारी होगा। 2 से लेकर के 10 केजी, 2 से 10 केजी तक हमारा। अगर क्लॉ की बात करते हैं तो क्लॉ में यहां पर भी ग्रुप्स बना हुआ दिखेगा, ताकि आपको दिख रहा होगा क्लॉ हैमर। और अगर हम लोग बॉल पेन हैमर की बात करते हैं तो बॉल पेन हैमर तो हमारे पास भी है, ये बॉल पेन हैमर होगा। इसको हम लोग क्लॉ हैमर कहते हैं। देखो यहाँ पर कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है, इसको क्लॉ हैमर। याद रखना, एक हमारा बॉल पेन हैमर है, एक हमारा क्या तो कहेंगे क्लॉ हैमर है। और अगर हम लोग बॉल पेन हैमर की बात करते हैं तो इसी बॉल पेन हैमर से हम लोग क्या करते हैं? तो क्या करेंगे? रिविटिंग करते हैं। अब बात आती है कि सर क्रॉस पिन हैमर और यहां पर स्ट्रेट पिन हैमर में डिफरेंसेस क्या है डिफरेंस। अगर आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा। अगर हम लोग क्रॉस पिन हैमर की बात करते हैं, ये लकड़ी का इसके ऊपर, ये लकड़ी का इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? तो ये लकड़ी का डंटा लगा हुआ है। तो क्रॉस पेन हैमर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका ये वाला जो एज होगा ना, ये वाला जो एज की बात करते हैं, एज इसके ऊपर हमारा, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, गौर समझिएगा कि एज की हम बात बताना चाहते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। ये ऐसा क्रॉस, ये ऐसे, ये पतला ऐसे करके होता है। हमारा इलिप्टिकल शेप का घुसेगा तो ऐसा हुआ शेप बनेगा। इधर बड़ा हुआ, इधर हमारा पतला होगा। अब इसके ऊपर जो हमारा लगा हुआ रहेगा वो क्रॉस पे होगा, या फिर इसका जो ये वाला पोर्शन क्रॉस होगा, ऐसे करके ऐसे करके। दांत की बात करते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस। और अगर इसी के पैरेलल अगर ऐसे करके नीचे में, यहां पर ऐसे करके नीचे पैरेलल, डंटा के पैरेलल अगर हो गया तो याद रखना, एक हमारा स्ट्रेट पेन हमारा, एक हमारा क्रॉस। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्रॉस पेन हैमर की बात करेंगे। पेन हैमर की बात करते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं? को मोड़ने का, नहीं, चतरा को मोड़ने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हथौड़े के फेस पर थोड़ी उत्तलता क्यों दी जाती है? अब देखो, जब तुम हथौड़ा को गौर से देखोगे ना, तो ये हथौड़ा जो बीच में उभड़ा हुआ रहता है और इधर हमारा क्या धसा हुआ है, इधर साइड वाला जो धसा हुआ उत्तल शेप। लोग जानते हैं कि उत्तल का शेप, शेप कहीं नहीं ऐसा। आप देखेंगे जब इस हथौड़ा के गौर से देखिएगा तो ये कुछ ना कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा। हथौड़ा का बीच वाला भाग आपको, ये बीच वाला भाग उठा हुआ और साइड वाला धसा। जब आप इससे हैमरिंग करते हैं ना, तो हैमरिंग करने से ये कोर अगर हमारा समतल होगा तो उसके ऊपर दाग पैच जाते। और अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो कॉर्नर से कोई हमारा दूसरे पार्ट्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए उत्तल इसको बना के रखते हैं ताकि हमारा काम सही से हो। तो कह सकते हैं नारी पर जो खुदाई होगा उससे बचने के लिए, चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए, अगर देना होता तो एक समान बनता, कार्य के समय नुकसान का जाने सतह को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। उत्तलता हम लोग क्यों देते? उत्तलता हम लोग देते कार्यखंड की सतह से बचाने के लिए देते हैं, ना कि नुकसान होने के लिए देते। गलत है, प्रभावी चोट करने के लिए नहीं, किनारे की जो खुदाई को बचने
साइड में आपका गड्ढा ना बन जब आप इससे हैमरिंग करते, इसीलिए तल से, ताकि बीच में उखड़ा हुआ भाग और साइड में थोड़ा उतलता है, इसलिए देते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसीलिए इसमें अगर दिख भी रहा होगा तो इसमें कहां से फिगर नहीं। आगे चल, अगला क्वेश्चन है, धातु की वह प्रॉपर्टी बत क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थाई विकृति का अनुमति नहीं देता है। अब ये जस्ट बताइए, हमने आपको क्या बोला था मेरे, ये बताइए, धातु की बात कही जाए और कह रहा था कि टूटने से पहले कोई अस्थाई विकृति की अनुमति नहीं, यानी कि टूटने से पहले इंडिकेट नहीं करता है, उस मटेरियल को ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास कब होता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस आप आपकी स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द हमें स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए तैयार रहिएगा, बहुत जल्द बेहद अच्छे तरीके से आप। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी टूट पहले अगर कोई मटेरियल पहले ये कर दे, क्या टाइल कहेंगे, और अगर कोई मटेरियल ऐसा मटेरियल जो टूटने से पहले ये बताए नहीं कि अब हम टूटने वाला, अचानक टूट जाए, उसको अंगूर कहते हैं। यहां पर भी कह रहा है टूटने से पहले कोई अस्थाई विकृति का अनुमति है, इंडिकेशन नहीं देता है, अब हम टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे नहीं देता है इंडिकेशन, इसका मतलब ये भंगूर होगा। कैसा होगा तो कहेंगे होगा, भंगुरता का गुण। 1 मीटर को अगर मिलीमीटर में, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलना होगा तो हम लोग रिलेशन जाते हैं, 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तो कहेंगे 1 मीटर बराबर कितना, एक। नहीं तो ये रिलेशन आपको जानना पड़ेगा, आंसर करेंगे यहाँ। लेकिन याद रखना 1 मीटर बराबर 1 मिलीमीटर 1000 मिलीमीटर होता है, और 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर होता है, और 10 मिलीमीटर बराबर कितना आपको याद। आगे चलते हैं, और 10 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 10 बराबर क्या होता है, ये रिलेशन। आगे चलते हैं, निम्न गेज का क्या नाम है, गेज ही यहां से गायब हो गया, गेज मेंशन, गेज रहता तो बस। आगे चलते हैं, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसने और आवाज करने का कारण है। अब देखो, जब तुम ड्रिलिंग करने के लिए जाओगे ड्रिल मशीन पे, जब तुम ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल मशीन पर जाओगे, जाहिर सी बात है मेरा दोस्त, इनकी ज्यादा होगी, ज्यादा होगा, घर्षण ज्यादा होगा तो आवाज ज्यादा होगा। तो मेरी कहने का मतलब यहां पर है कि अगर गतिविधि में ड्रिलिंग करते समय अगर ड्रिल बिट अत्यधिक घिसने और आवाज करने की बात होती है, अत्यधिक बोला गया है कि घिसेगा भी अधिक, आवाज भी अधिक करेगा, अधिक स्पीड क्या होगा तो कहेंगे इसमें जो आरपीएम जिससे घूम रहा था हमारा ड्रिल बिट, ये जो हमारा ड्रिल बिट था, ये लकड़ी के अंदर जो हमारा ये ड्रिल बिट था, ये लकड़ी के अंदर जो हमारा ड्रिल बिट, इनका रोटेशनल स्पीड जो था, ये घूर्णन गति वाला जो स्पीड, अगर एन ज्यादा है तो ज्यादा घिसेगा, और ज्यादा घिसेगा तो आवाज ज्यादा करेगा। आंसर कर, आरपीएम ज्यादा होगा। तो मेरे दोस्त याद रखना कि अगर आरपीएम ज्यादा होगा, इनका एक और रिलेशन होता है, जब हम लोग ड्रिलिंग टाइम निकालते हैं तो इसको एल अपॉन में एफ एन कहते हैं। और अगर ड्रिलिंग टाइम और इसके वर्कपीस के थिकनेस को, उसकी लंबाई को अगर कांस्टेंट मान लेते हैं, टाइम नहीं वेरी करेगा, उसका थिकनेस नहीं वेरी करेगा, तो हम कहेंगे जो फीट और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, इसमें जो रिलेशन होगा उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब है अगर ये ज्यादा होगा, क्योंकि घिसेगा ज्यादा, आवाज अत्यधिक घिसने और आवाज करने की, अत्यधिक लिखा हुआ है, अत्यधिक घिसने और आवाज होने की बात आएगी तो आरपीएम ज्यादा हो, ऐसा अगर होगा तो ऐसा हो, और अगर ज्यादा हो गया तो फिर ये ज्यादा तो ये जाएगा, ठीक है। अगर आरपीएम ज्यादा हो गया, ऐसे केस में जो होगा वो कम का मतलब है तेज फीड होगा, गलत। धीमा गति से फीड होगा, बिल्कुल। अगर धीमा गति से तेज, बहुत ज्यादा अत्यधिक अत्यधिक तेज गति से घूम रहा है, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो, ठीक है। चलो चलते, वेल्डिंग के में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। अब यहां पर बात आती है, जो हमारे आंखों से दिखता नहीं है उसकी बात हो रही है। सर मेरा नंबर 20 आया, राहुल चौबे जी, ऐसे ही नंबर को करिए, धीरे धीरे करके इतने क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, इतने क्वेश्चंस आप बना लेंगे, इतना थ्योरी आप कर लेंगे, तो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ने लगेंगे, और आप जब तक में आएगी तब तक में आप इतने योग्य बन जाएंगे, आंख बंद करके अगर मारेंगे फिर भी आपका बहुत
लेकिन आपकी तैयारी तभी अच्छी होगी जब लगातार आप टेस्ट रहेंगे। कुछ भी हो जाए, ट्रेड का ये 50 क्वेश्चन का टेस्ट किसी सूरत में किसी को नहीं छोड़ना है। अगर आप एएलपी बनना चाहते हैं, ये लगातार आपको दे। हम लोग बात करते हैं वेल्डिंग करने के समय आंतरिक दोष की बात कही, यानी कि वेल्डिंग, यहां पर वेल्डिंग डिफेक्ट की। अगर हम लोग गौर से देखते हैं, यहाँ ऑप्शंस हमारे गिवन, वो सब में अगर देखिए स्पैटर हो गया, अंडर कट हो गया, स्ट्रे आर्क हो गया, पोरोसिटी, सब के सब डिफेक्ट, ये सब के सब डिफेक्ट है। और अगर हम लोग स्पैटर की बात करते हैं, यहां पर स्पैटर होगा, यहां पर सही करते, ये स्पैटर की बात करते हैं। अगर हम लोग स्पैटर की बात करते हैं, वेल्डिंग करते समय गाड़ी का इधर उधर बिखर जाना, इधर उधर छींटा पड़ जाना, स्पैटर होता है। हम अपनी यहां कह रहा है कि जिसको नंगी आंखों से नहीं देख हो गया। अंडर कट की अगर बात करते हैं, गौर से देखना, यहां पर मेरे दोस्त आपके सामने दे रखा अंडर कट, और अंडर कट में हमारा क्या होगा, बहुत पतला सा ये आपको दिखा। अंडर कट में क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं यहां पर देखो, यहां फिगर बना हुआ है, फिर उसका थोड़ा जूम फिगर हम बनाना चाहते हैं। अगर अंडर कट को अगर हम दिखाना चाहते हैं, अंडर कट में क्या कि जब आप मटेरियल को फिल करने के लिए, तो मटेरियल को जब आप फिल करेंगे ना, मेरे फिल करना, तो मटेरियल को जो आप है यहां पर दूसरे कलर से दिखा रहे कि मटेरियल इसके अंदर ऐसे करके, ये सॉरी, यहां पर मटेरियल क्या हो रहा है, तो कहेंगे ऐसे ऐसे करके हमारा ये मटेरियल फिल हो, और यहां पर अंडर कट कहने का मतलब एक कट का निशान बन जाएगा। एक कट का निशान आप, एक कट का निशान आप, और यहां पर इसके अंदर में पूरा मटेरियल आपने है, मटेरियल मटेरियल फिलर मटेरियल से ये आप, लेकिन भरे हुए मटेरियल तो चलो ठीक, लेकिन इस पोर्शन में आप देखिएगा एक कट, इस पोर्शन में आप देखिएगा कट, जो अंडर कट होगा आपको पूरा दिखाई देगा कि ये अंडर कट भी हम, ये वेल्डिंग, ये भी हमें दिखाई देता है, ये आंसर जो आंखों से दिखाई अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता। अब बात करते हैं कि जब आप वेल्डिंग करेंगे ना, तो उस वेल्डिंग मटेरियल जो उसके अंदर घुसेगा, तो उसके अंदर में गैस चला जाता है। अगर बीड के अंदर गैस चला जाएगा, तो वो गैस अंदर में जाकर क्रिएट कर देगा, और वह आपको जो गैस होगा उसके अंदर अगर घुस जाएगा, तो इसके अंदर घुस ट्रैप करके अगर इसके अंदर रह गया, तो यहां पर वो आपको खाली जगह छोड़ देगा। और इसी को हम लोग पोरोसिटी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोरोसिटी। अंदर की बात है, और अंदर की बात को हम लोग अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं। पोरोसिटी में गैस अंदर घुस गया, गैस छोटे छोटे वॉइड्स क्रिएट कर दिए, खाली जगह हो गया अंदर में, तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में उस डिफेक्ट का नाम होता है पोरोसिटी, जैसा कि आपको यहां दिखाया गया है। इसको नग्न आंखों से आप नहीं, उसके अंदर माइक्रोस्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि वहां हमारा वेल्डिंग करते समय उसके अंदर गैस घुस। इसलिए वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग के अंदर गैस ना घुसे, एटमॉस्फेरिक एयर ना घुसे, हम लोग उसके ऊपर में, हम लोग जब फिलर मेटल यूज करते हैं उसके ऊपर फ्लक्स का कोटिंग कर देते हैं, और वही फ्लक्स मटेरियल उसके ऊपर जाता है, और हल्का होता ऊपर आ जाता है, बीड का निर्माण, ऊपर में बीड का निर्माण कर देता है, और गैस को हमारा फ्लक्स। आगे चलते हैं, ये जितने भी आपको दिख रहे थे, ये सब के सब हमारे वेल्डिंग डिफेक्ट है, याद कर रखना। क्रैक्स भी हमारा वेल्डिंग डिफेक्ट, पोरोसिटी पैटर्न आपको दिख रहा है, स्लैग इंक्लूजन भी आपको दिख रहा है, अंडर कट भी दिख रहा है आपको, इनकम्प्लीट फ्यूजन दिख रहा है, मटेरियल पूरा का कंप्लीटली हो पाया, ओवरलैप हो गया, ज्यादा मेटल ऊपर चढ़ गया, ओवरलैप, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, यहां पर अंदर में कुछ गैप खाली रह गया, नहीं जा पाया मटेरियल, उसको हम लोग इनकम्प्लीट। ये सब के सब जब वेल्डिंग करते हैं, इतने तरह के डिफेक्ट आने की संभावना रहती है, सब के सब वेल्डिंग का डिफेक्ट है। नाम याद रखिएगा वेल्डिंग डिफेक्ट के, आपको ध्यान। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का काम क्या है। जब भी हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं, गौर सुनना मेरा दोस्त, जब भी हम लोग वेल्डिंग के लिए जाते हैं, जब भी हम लोग वेल्डिंग के लिए जाते हैं, तो वेल्डिंग करते समय नजर हमारा कहां रहता है, तो नजर हमारा रहता है टकटका करके, नजर हम लोग देखते हैं कि वेल्डिंग करने जा रहे हैं, हम मेटल को पिघलाने जा रहे हैं, हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और ज्यादा टेम्परेचर कब मिलेगा, जब ज्यादा करंट का फ्लो। मेरा टारगेट ये रहता है, जब वेल्डिंग करंट हमें वेल्डिंग करना है, तो हमें क्या चाहिए, और जब ज्यादा करंट होगा तभी ना ज्यादा हीट डेवलप करेगा, जब ज्यादा हीट डेवलप करेगा तभी ना मेटल पिघलेगा, जब मेटल पिघलेगा तभी तो वेल्डिंग होगा। मेरे दोस्त, हमें पता रखना है कि करंट ज्यादा, और ज्यादा करंट के लिए हमें एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल,
यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना, और ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, डायरेक्ट करंट को रेगुलेट नहीं करता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज का रेगुलेशन करता है। याद रखना, ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा तो कहेंगे ये वोल्टेज का रेगुलेशन, ये क्या करेगा तो कहेंगे ये वोल्टेज का रेगुलेशन, ये वोल्टेज को कम और ज्यादा करता है। तो अगर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को रेगुलेट करता है तो वोल्टेज रेगुलेशन के हिसाब से हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा कौन कौन होगा, तो एक हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और ये क्या करता है मेरे दोस्त, याद रखना, ये वोल्टेज के मान को घटा करके करंट के मान को, ये वोल्टेज के मान को घटा करके करंट के मान, इसको स्टेप डाउन। हमें क्या चाहिए था, हमें करंट ज्यादा चाहिए था, और करंट ज्यादा जाने के लिए हमें ये जानने के लिए हमें स्टेप डाउन लगाना पड़ेगा, चूंकि कम स्टेप डाउन वोल्टेज को डाउन और करंट। ध्यान रखना, अगर ट्रांसफार्मर यूज करेंगे कैसा ट्रांसफार्मर, और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो ये वोल्टेज को कम करेगा, करंट को बढ़ा देगा। इसमें एक एरर है, उसको सही सुधार कर लेना कि निम्न वोल्टेज निम्न धारा नहीं होगा, निम्न वोल्टेज हमारा क्या होगा तो कहेंगे वोल्टेज उच्च धारा, सही और आंसर करेंगे ऑप्शन। इसमें सही कर लेना, क्या क्वेश्चंस में थोड़ा एरर था, इसको सही कर लेना और सही तरीके से आपको समझ। और जब कभी भी आपको याद आए कि अगर हम वेल्डिंग करने जाते हैं तो यही ट्रांसफार्मर केवल और केवल हमारा यही स्टेप डाउन ही इस्तेमाल हो। आगे चलते, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हम वेल्डिंग करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास लेफ्टवर्ड वेल्डिंग का तकनीक है, और हमारे पास ब्लो पाइप और जो फिलर रड है उसके बीच में एंगल कितना होगा। तो एक तकनीक हमारा लेफ्टवर्ड होता है और एक तकनीक हमारा राइट, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड दोनों की बात हम लोग, एक लेफ्टवर्ड होगा, एक हमारा राइटवर्ड। जैसा कि आपको इस डायग्राम के वजह से दिख रहा होगा कि ये लेफ्टवर्ड वेल्डिंग है, ये हमारा राइटवर्ड वेल्डिंग है। और अगर लेफ्टवर्ड वेल्डिंग की बात करते हैं मेरे दोस्त, अगर हम लोग वेल्डिंग कैसा कर रहे हैं, अगर हम लोग लेफ्टवर्ड वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग लेफ्टवर्ड वेल्डिंग कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि वेल्डिंग होती है हमारा इधर से इधर, हमारा आगे की ओर, यानी कि वेल्डिंग का डायरेक्शन हमारा कैसा होगा, ऐसे केस में हमारा वेल्डिंग डायरेक्शन होगा वो हमारा कैसा होगा तो आगे की ओर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हमारा ये मटेरियल हमारा वेल्ड होता हुआ किधर बढ़ रहा है तो कहेंगे यहाँ पर ये मटेरियल हमारा ऐसे करके वेल्ड होता हुआ हमारा दोनों वर्क पीस को। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है, अगर आपसे पूछा गया लेफ्ट वर्ड ऐसे करके आप आगे की ओर, लेकिन अगर राइट वर्ड की बात करते हैं तो इसका उल्टा होगा, आपका आगे से और इधर ही आपका वेल्डिंग होता हुआ, आप डायरेक्शंस में अगर देखेंगे आपका वेल्डिंग, अब यहां पर ये आपका वेल्डिंग का डायरेक्शन अब हो जाएगा की तरफ। तो यहां पर दिख रहा होगा कि आगे से पीछे की तरफ यहां पर वेल्डिंग नहीं हुआ तो इधर जा रहा है। लेकिन याद रखना, आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्त, वो पूछा गया है कि ब्लो पाइप मतलब जो इलेक्ट्रोड है जिससे हमारा ब्लो निकल रहा है, और फिलर रड जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको बोल दिया गया है यहाँ पर जो ब्लो पाइप है वो हमारा एक इलेक्ट्रोड को बोला गया है। इलेक्ट्रोड हमारा क्या कहला रहा है, यहाँ पर हम लोग ब्लो पाइप कहते हैं, और यहां पर जो हमारा ये है वो भी हम लोग क्या कहेंगे पर याद रखना मेरा, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और ब्लो पाइप को क्या कहते हैं, और जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे तो फिलर रड कहते हैं, हम लोग क्या कहेंगे फिलर रड होता है। अगर हम लोग इस बेस धातु के साथ अगर एंगल को देखना चाहते, ये एंगल हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे मैं इसकी बात करूं, दोनों के केस में 30-40 डिग्री ही होगा, और इतना याद रखना है। अगर आपको फिलर रड और जो हमारा बेस धातु है जिसमें वेल्डिंग कर रहे हैं, वर्कपीस के साथ फिलर रड का जो एंगल होगा दोनों केसेस में 40 ही होगा। डिफरेंट कहां पे होगा तो यहां पर ज्यादा कम होगा, जब हम लोग इलेक्ट्रोड की डायमीटर, इलेक्ट्रोड को हम लोग ज्यादा और कम। अगर आप लेफ्टवर्ड वेल्डिंग करते हैं, आगे की तरफ आप वेल्डिंग करते हैं, तो आपका एंगल ज्यादा ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसे कर दीजिएगा तो आर्क ब्लो हो जाएगा, और जब आर्क ब्लो हो जाएगा तो वेल्डिंग में डिफेक्ट हो जाएगा, पोरोसिटी हो जाएगा, छींटा पड़ेगा। इसीलिए इसमें ज्यादा एंगल रखते हैं। और अगर हम आगे की तरफ वेल्डिंग करते जाते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रोड का एंगल इस वर्क पीस के साथ ज्यादा रखते हैं।
लेकिन इस केस में क्या करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे करके करना होता है, आगे से इधर करने की ओर जाते हैं, तो ये हमें कम रखना होता है, यहाँ ज्यादा और यहाँ इस बात दोनों के लिए याद रखना। दोनों एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। तो आपसे लेफ्ट वर्ड में पूछा गया है ब्लो पाइप और फिलर रड में डैश एंगल मेंटेन किया जाता है। तो ब्लो पाइप का जो एंगल होता है, अगर लेफ्ट वर्ड के लिए पूछ रहा है तो ब्लो पाइप की अगर बात कर रहा था 60 से 70 डिग्री के बीच में रेंज होगा, और अगर आपसे फिलर रड की बात कर रहा था 30 40 होगा। इसको 60 और 30 दोनों एंगल की बात कर रहा है, ब्लो पाइप का अलग और 60, फिलर रड का तो 30 से 40 ही होगा। फिलर रड का एंगल कितना है तो कहेंगे का एंगल कितना 40 डिग्री, और ब्लो पाइप का जो एंगल है वो हमारा इसके लिए यहाँ पर 60 से 70 डिग्री। देख लो तुमसे ब्लो पाइप पहले पूछा तो पहले 60 से 70, हमारा क्या होगा तो कहेंगे 60 से 70 और 30 से 40 अगर बोल रहा है तो 60 से 70, और अगर 30 से 40 बोला है तो 22 नंबर जो क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं ये आंसर्स क्या होंगे, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट 60 से 70 मिनिमम, 30 40 मैक्सिमम, 30 से 40 तो दोनों का मिनिमम लेना है, ऑप्शन नंबर ए है। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग के लिए कौन सा निर्धारित होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग करंट ज्यादा होता है, तो अगर करंट ज्यादा और कम के लिए हमेशा दोनों स्थिति में जो इलेक्ट्रोड होता है किस पर जाते हैं, तो याद रखना वेल्डिंग के दौरान हम लोगों को किसके दौरान देखना है, तो वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कारण कारक कौन सा निर्धारित होगा का प्रकार, इलेक्ट्रोड की लंबाई और इलेक्ट्रोड वेल्डिंग की स्थिति और इलेक्ट्रोड का व्यास। इलेक्ट्रोड की जो लंबाई होती है, इलेक्ट्रोड की जो लंबाई होती है ये हमारा वोल्टेज का समानुपात। याद रखना हमेशा जब आप अच्छी वेल्डिंग करना चाहते हैं हमेशा वोल्टेज के समानुपाती क्या होगा, तो ये आपका आर्क की लंबाई होती है। सर मैं बेंगलोर से क्लास कर रहा हूं और दिशा दिशा इंडिया लिमिटेड काम करता हूं, ओके, और वेल्डिंग भी आता है। बिल्कुल मेरे दोस्त आता होगा, वेल्डिंग के आता ही है, और इसीलिए आपको वेल्डिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। अगर क्वेश्चंस आपका दे रखा है तो उसके हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। तो वेल्डिंग अगर आप कर रहे हैं और आप यहां पर आर्क वेल्डिंग में आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वोल्टेज समानुपाती होता है, क्योंकि वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे तभी करंट रेगुलेट होगा। तो पहले ही वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे तो करंट रेगुलेट हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो वोल्टेज होगा वो इलेक्ट्रोड सॉरी वोल्टेज होगा वो आर्क की लंबाई के क्या होना चाहिए। हम कहेंगे दोनों में अगर आर्क की लंबाई बढ़ेगी, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो आर्क की लंबाई बढ़ेगा, वोल्टेज मेंटेन रहेगा तो आर्क की लंबाई मेंटेन रहेगा, और आर्क की लंबाई अगर मेंटेन है आर्क ब्लो डिफेक्ट नहीं होगा, अच्छी वेल्डिंग हो। लेकिन यह है कि अगर वेल्डिंग के दौरान करंट की करनी होती हमें किसको ध्यान में रखना पड़ता है, हमें इलेक्ट्रोड डायमीटर और आर्क की जो लंबाई होती वो इलेक्ट्रोड के डायमीटर के बराबर रखना। अगर ऐसा रखेंगे तो अच्छी वेल्डिंग होती, अगर ऐसा रखेंगे तो यहां पर अच्छी वेल्डिंग होती, यहां पर अच्छी वेल्डिंग, यहां पर अच्छी वेल्डिंग। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है तो हम कहेंगे हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड से हम क्या कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई वर्कपीस हमारा दे रखा है, और इस वर्कपीस में हम क्या कर रहे हैं तो वेल्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से आर्क निकले, और इस आर्क की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से आर्क निकले। आपको थोड़ा ऐसे करके दिखाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको मैं ऐसे कर, इसको मैं ऐसे कर ताकि आपको समझ ज्यादा आसानी हो। यहाँ ये हमारा क्या तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आर्क यही आर्क नहीं, आर्क की अपनी लंबाई होगी, ये लंबाई इलेक्ट्रोड के डायमीटर के बराबर होना चाहिए। डायमीटर अगर दे रखा है आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड के डायमीटर के बराबर होता था, इसलिए जब भी हम लोग करंट वगैरह का सेटिंग करते हैं तो हमेशा इसी पर करते हैं, इसका आंसर ही। लेकिन याद रखना इसको भी कि वोल्टेज को रेगुलेट करने से आर्क की लंबाई रेगुलेट होगी, वोल्टेज मेंटेन करेंगे तो आर्क की लंबाई भी मेंटेन रहेगी। और याद रखना कि अगर वोल्टेज को कम रखेंगे तो आर्क की लंबाई भी कम होगा, और याद रखना कि आर्क की लंबाई कभी ज्यादा नहीं होता, आर्क की लंबाई कम रखना होता है, इसलिए वोल्टेज कम तो आर्क की लंबाई कम, और वोल्टेज कम तो करंट ज्यादा होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा एक आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग को दोष को पहचान। यहां भी आपको आकृति नहीं दिखाया गया है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे कि गए वेल्डिंग दोष को पहचानिए, अंडरकट भी है, फ्यूजन भी, अब कैसा फिगर था उसके हिसाब से आंसर करेंगे, लेकिन इस फिगर इसमें हमारा कंप्लीट है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा इनकम्प्लीट क्वेश्चंस है, इसको
हम लोग देखेंगे ऐसे हम अगर आपको करवाए हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो हमारा ये सारा दिख रहा है ना, ये सब के सब वेल्डिंग का डिफेक्ट है। इसी में से कोई फिगर होगा जिसका पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखना चारों इसी में से होगा। तो आगे चलते हैं, कोई अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं 24 के बाद 25। गैस कटिंग के दौरान देखो, गैस कटिंग अगर करते हैं, याद रखना जब भी गैस कटिंग करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फिल्म का इस्तेमाल करते हैं। एक बात हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग गैस कटिंग करते हैं, अगर हम लोग गैस कटिंग करते हैं, यहां पर हमें ऑक्सीडाइजिंग फिल्म का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल करना है, तो ऑक्सीडाइजिंग फिल्म का इस्तेमाल। और अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फिल्म का इस्तेमाल करते हैं तो आप जैसे ही आप उसमें सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा सप्लाई करेंगे, ऑक्सीडेशन में कटिंग, जब भी गैस कटिंग करने के लिए आते हैं, जब भी आप गैस कटिंग करने के लिए जाते हैं, नीतीश कुमार साउंड जा रहा होगा आप, जब भी आप गैस कटिंग करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को चूज करते हैं और इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई करते हैं। मेरे दोस्त, आप हमारा यहां पर कंसेप्ट कहता है कि गैस कटिंग में क्या करते हैं, चदरा को काटने के लिए गैस कटिंग है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ऑक्सीडेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। आप जाएंगे चदरा को काटने के लिए तो जो फ्लेम का टेम्परेचर है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, लेकिन इतना टेम्परेचर पर तो वो मेल्ट कर जाएगा, लेकिन कहना चाहते हैं कि उससे कम ही टेम्परेचर पर वो चदरा हमारा ऑक्सीडाइज कर जाता है और उस गलने से पहले ही टूट जाता है। इसलिए कहते हैं कि ऑक्सीडाइज करके ही हमारा चदरा क्या होता है, जाता है, अलग हो जाता है। उस गैस कटिंग गलता नहीं है, नहीं है, ऑक्सीडाइज होकर के, इसीलिए कहते हैं याद रखना ऑक्सीडाइज होकर के गैस कटिंग हमारा। लेकिन याद रखना अगर गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली जो चिंगारियां होती है उससे बचने के लिए आपको क्या पर चमड़े का एप्रॉन पहनना पड़ेगा, पूरे बॉडी में एप्रॉन, हाथ में ग्लव्स, गॉगल्स, पूरा फेस को सील्ड करना, जूता को सील्ड, जूता पहनना, ये सब चमड़ा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चमड़ा पर आपके चिंगारी अगर पड़ेंगे भी तो वो जलने की संभावना कम रहती है। क्या अगला क्वेश्चन हमारा है कि गैस वेल्डिंग का उपयोग के बाद लो फ्लेम को कैसे बुझाएंगे। अगर हम गैस वेल्डिंग समाप्त कर लिए, अगर गैस वेल्डिंग का उपयोग हम कर लिए तो लो फ्लेम को कैसे बुझाएंगे। अरे भाई ये तो फ्लेम जल रहा है ना, ये तो सिलेंडर के गैस और सिलेंडर के ऑक्सीजन से ये फ्लेम बनता है। सिलेंडर के गैस और सिलेंडर के जो अंदर जो है एसिटिलीन का गैस है और सिलेंडर के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन गैस है उससे फ्लेम तैयार होता है ना। अगर उससे फ्लेम तैयार होगा, जाहिर सी बात है, अगर हमारा गैस, अगर हमारा वेल्डिंग खत्म हो गया, वेल्डिंग होना बंद हो गया, तो क्या करेंगे, वो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे, उस बल्ब लगे हुए रहते हैं, ताकि आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो कहेंगे एक यहाँ पर आपको ये वाला वेल्व और ये वाला वेल्व दिख रहा होगा, एक आपको ब्लैक कलर वाला और एक आपको रेड कलर वाला। तो ब्लैक कलर वाला ऑक्सीजन के लिए है और रेड कलर वाला हमारा स्टीलिन के लिए, तो हम लोग बंद कर देंगे, या रेगुलेटर के पास भी होगा तो उसको बंद कर देंगे। हम कहेंगे जैसे ही हमारा कंप्लीट गैस वेल्डिंग हो जाएगा तो दोनों को बंद, इन्हीं को एक को बंद करके एक को छोड़ देंगे। याद रखना कि दोनों को क्या करेंगे, बंद करेंगे। आपने देखा होगा कि अभी आपका कोरोना में दिखता होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक कलर का आपको दिखा, और जो एसिटिलीन का होता है वो हमारा कैसा होता था,
मैरून कलर का होता है। लेकिन याद रखना ये मैरून कलर का इसलिए रखते हैं क्योंकि ये लाल कलर इसलिए आता है क्योंकि ये डेंजर को दिखाता है। और एसिटिलीन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, वो मॉइस्चर में तुरंत आग पकड़, जैसे ही यहां से गैस बाहर निकलता है और ऑक्सीजन में मॉइस्चर या फिर बाहर एनवायरमेंट में मॉइस्चर उसके साथ आग पकड़ लेता है, और आग पकड़ लेता है और उससे हमारा क्या होगा, ज्यादा और कम करेंगे। तो अगर आपका गैस वेल्डिंग अगर उपयोग, तो आपको फ्लेम को क्या करना होगा, दोनों को बंद करना होगा। तो एक साथ ऑक्सीजन और एसिटिलीन बल्ब दोनों बंद कर देना है, तब आपका कंप्लीट। क्या अब यहां पे आप बात बनती है कि अगर हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करते हैं, अगर हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करते हैं और अगर हम लोग एसिटिलीन सिलेंडर की अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान रखना कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर होता है वो हमारा ज्यादा होता है, और इसके अंदर जो प्रेशर हमारा जाता है, ये प्रेशर कितना होता है, तो याद रखना इसके अंदर का प्रेशर हमारा 120 केजी पर सेंटीमीटर होता है। और ये ज्वलनशील पदार्थ है। एसिटिलीन हमारा कैसा है, तो कहेंगे ये हमारा ज्वलनशील पदार्थ होता है, और जब ये ज्वलनशील है तो इसके अंदर का प्रेशर हम लोग बहुत कम रखते हैं, यानी कि 15 से 20 केजी पर सेंटीमीटर होता है। और ये सिलेंडर हमारा छोटा होता है, ये कैसा होगा, छोटा, और ये सिलेंडर हमारा कैसा होगा, तो कहेंगे बड़ा होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो आपका क्या होगा, कहेंगे थ्रेड कटा होता है, वो हमारा राइट हैंडेड थ्रेड। याद रखना कि राइट हैंडेड थ्रेड कटा होता है, ये हमारा राइट हैंडेड थ्रेड होगा। और अगर एसिटिलीन की अगर बात करते हैं, इसके कैसे थ्रेड होंगे, तो इसमें आपका लेफ्ट हैंडेड, इसमें कैसा थ्रेड होगा, तो कहेंगे इसमें आपका लेफ्ट हैंडेड। बात को ध्यान, अगला रखा है कि ड्रिल किए गए छिद्र को फिनिश करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सबसे पहला काम है कि आप ड्रिल करते हैं, और ड्रिल जब करते हैं तो गोल सुराख बनता है, और गोल सुराख अगर बनता है, ड्रिल कर दिए गोल सुराख बन गया, आप कहेंगे सर अगर हम ड्रिल कर दिए और छिद्र का निर्माण हो गया, लेकिन अब उसको फिनिश करने की बात है। देखो क्या क्या याद रखना, अगर छिद्र बनाए तो छिद्र के साइज को बड़ा किए बोरिंग कर, और उस साइज बनने के बाद उसको फिनिश अगर कर दिए तो रिमिंग ऑपरेशन कर। ध्यान रखना ये ऑपरेशन इसी के साथ लगातार होता है। अगर आपका पहले ड्रिलिंग ऑपरेशन हुआ तो सबसे पहले ड्रिल कर दिए, छिद्र बना दिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, तो आप बोरिंग ऑपरेशन। आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे, तो कहेंगे यहां पर बोरिंग ऑपरेशन। बोरिंग ऑपरेशन के बाद आप क्या करेंगे, रिमर चला देंगे, उसमें आप रिमिंग ऑपरेशन कर। इसका मतलब है मेरे दोस्त, ये गोल छिद्र करेगा, ये क्या करेगा, तो कहेंगे ये गोल छिद्र करेगा, ये आपका गोल छिद्र किया। और ये बोरिंग ऑपरेशन में क्या होगा, गोल छिद्र जो आपका ड्रिलिंग में हुआ, तो गोल छिद्र के साइज को, गोल छिद्र के साइज को ये बड़ा करेगा। उसके बाद रिमिंग आता है, तो रिमिंग में क्या होगा, तो कहेंगे ये आपका साइज को यहां पर फिनिश। तो आपसे पूछा गया कि ड्रिल करने के बाद छिद्र फिनिश करना है तो रिमिंग ऑपरेशन करेंगे ना, तो रिमिंग ऑपरेशन कहां है, आंसर करेंगे वहां है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट, एक हमारा। तो इस आपको ध्यान, स्पॉट फेसिंग फेस का फिनिश, ऊपरी फेस जो भी फेस होगा उसको फिनिश स्पॉट फेसिंग, ये भी हमारा क्या है, स्पॉट फेसिंग हमारा सरफेस है। और काउंटर बोर्डिंग हमारा होता है, काउंटर बोर्डिंग में अगर मटेरियल ऐसा है तो मटेरियल के लिए काउंटर बोर्डिंग का शेप हमारा ऐसा होगा, यानी काउंटर बोर्डिंग करने के लिए अगर आप जाते हैं, काउंटर बोर्डिंग में हमारा क्या होगा, तो ये हमारा ड्रिल किया हुआ पार्ट है, और ये हमारा काउंटर होता है, यानी कि 90 डिग्री बनता है इसके साथ। और ऐसा अगर छिद्र को अगर हम लोग बड़ा करते हैं, काउंटर काउंटर सिंकिंग में हमारा भी हमारा ग्रुप ऐसे करके ये भी हमें, और जब काउंटर सिंक की बात करते हैं, ये ऐसा करके हमारा क्या होता है, ऐसे करके मटेरियल के अंदर क्या, पहले यहां पर ड्रिल करेंगे फिर काउंटर सिंकिंग करते हैं, तो भी शेप का काउंटर सिंक, तो काउंटर बोर्डिंग में आपका 90 डिग्री पर ये हमारा मटेरियल ऊपरी सतह के मटेरियल, ये भी ऊपरी सतह के मटेरियल को काट रहा है, काउंटर सिंकिंग कहेंगे। लेकिन ये काउंटर सिंक, ये जो एंगल होता है ये हमारा कितना, 5 डिग्री, याद रखना। काउंटर सिंकिंग के लिए 75 और काउंटर बोर्डिंग के लिए 90 डिग्री, याद रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका सेम वही चीज, काउंटर सिंकिंग अगर आप रिवेट मारने के लिए काउंटर सिंकिंग करते हैं, कितना डिग्री। नेक्स्ट, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का कारण है, अगर आप ड्रिल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अब आप ड्रिल बीट को लकड़ी के अंदर घुसाएंगे और ये बहुत ज्यादा स्पीड में घूमेगा, ज्यादा स्पीड में घूमेगा तो ज्यादा घर्षण होगा, ज्यादा घर्षण होगा तो ज्यादा गर्म होगा, और जब ज्यादा गर्म होगा तो ड्रिल बीट संभावना है,
इसमें बना हुआ आएगा। तो आपसे पूछा गया है अगर ड्रिलिंग करते समय अगर ड्रिल के ओवर हीट होने का कारण क्या है? ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, काटखंड सही ढंग से नहीं पकड़ा हुआ है, क्लियरेंस सही नहीं है, चिप्स के कारण फ्लूइड्स में ब्लॉक हो गया, यानी कि कारण फ्लूइड चिप्स बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर में फंसा हुआ घूम रहा है ड्रिल वेट, गर्म होकर के ड्रिल का एज टूट जाएगा, खत्म हो गया। इसका मतलब है बाहर नहीं निकला तो दी गई गहराई के लिए छिद्र के बड़ा करने की प्रक्रिया अभी जस्ट मैंने बोला था, अगर छिद्र के साइज को बड़ा करना हो आपको देख लीजिए बोरिंग ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको दे रखा है कि x के रूप में और आपको ये बताना है x किस x है। क्वेश्चन में शायद आपको ऐसा दे रखा था लेकिन किया गया है, हम यहां पर मैं ऐसे करके आप और इसमें वाला चीज आप तो हम लोग क्या कहते हैं एक टू, यहां पर देखिए जानना हम लोग को सब कुछ का है। अगर ये थ्रेड है, अगर इस थ्रेड किया हुआ है, थ्रेड की अगर हम लोग थ्रेड में हमारा क्या होगा सबसे ऊपर को, अब यहां पर जो ग्रुप्स बना हुआ रहता है ऐसे करके हमारा एक्सिस डिग्री पर, इसको फ्लैंक बोल और ये एंगल ऑफ थ्रेड होता है, थ्रेड हमारा मेजरमेंट होता है और इसको क्या बोलेंगे हमारा क्या करना वाला बीच वाला रूट याद रखना फ्लैंक याद रखना, लीड क्या होता है तो के लिए भी एक रिलेशन याद रखना, हमारा नंबर ऑफ स्टार्ट गुना होगा तो थ्रेड का हम लोग लीड निकालते हैं। तो थ्रेड में अगर नंबर ऑफ स्टार्ट, एक स्टार्ट, दो स्टार्ट, तीन स्टार्ट, एक स्टार्ट बोला एक से गुना, दो स्टार्ट तो दो से गुना, तीन स्टार्ट तो तीन से गुना, लेकिन लीड जब पिच के बराबर होगा, जब लीड और पिच के बराबर होगा तब नंबर ऑफ स्टार्ट की संख्या, तभी हमारा यही चीज है। नेक्स्ट, ब्लास्ट फर्नेस से उत्पाद हमारा क्या है आपको ध्यान, अगर ब्लास्ट फर्नेस की बात करते ब्लास्ट फर्नेस का निर्माण होगा, कहना मेरे दोस्त जो ब्लास्ट फर्नेस है आयरन का निर्माण, याद रखना एक हमारा होता है, हम यहां पर मेंशन कर देते हैं कुपोला से क्या बनता है तो कहेंगे कुपोला से कास्ट आयरन, याद रखना कुपोला से कास्ट, कुपोला से याद रखना। दूसरा पर पडलिंग की बात करते हैं, पडलिंग भी ये कुपोला क्या है तो कहेंगे कुपोला फर्नेस है, फर्नेस मतलब क्या होता है भट्ठी होता है, ये भट्ठी का नाम है रे, नाम है कुपोला कहने का मतलब है भट्ठी, भट्ठी से कास्ट आयरन का निर्माण होता है। और पडलिंग की बात करते थे इससे रॉट आयरन का निर्माण, याद रखना पडलिंग भी फर्नेस है दोस्त, नाम अलग अलग है, यहाँ पर ये हमारा फर्नेस और ये भी हमारा क्या तो कहेंगे ठीक है। कहना चाहते हैं कि पडलिंग से हमें क्या बनता है तो रॉट आयरन का, रॉट आयरन सबसे अच्छा शुद्धतम, ये हमारा कैसा आयरन होगा तो कहेंगे हमारा रॉट आयरन होगा। रॉट आयरन में कहेंगे आयरन का परसेंटेज कितना होगा तो 99.95% के आसपास परसेंट आयरन होता है। क्या लाभ है 0 कितना परसेंट तो कहेंगे 0.5% के प्योर आयरन ही है, इतना ज्यादा परसेंटेज आयरन है इसलिए हम लोग सबसे अच्छा सबसे पडलिंग, ये कुपोला फर्नेस और भी फर्नेस है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक और फर्नेस यहाँ पर क्या कहते हैं जिसको हम लोग कन्वर्ट, याद रखना एक और फर्नेस का नाम है क्या बोलेंगे बेसेमर कन्वर्टर, ये हमारा क्या तो कहेंगे यहाँ पर बेसेमर कन्वर्टर है और इस बेसेमर कन्वर्टर से क्या बनता है का निर्माण, का निर्माण होगा तो कहेंगे यहाँ पर स्टील का निर्माण होगा और इलेक्ट्रिक फर्नेस से
का निर्माण होता है। बेसमर कन्वर्टर याद रखना, कोपोला याद रखना, पर्डलिंग याद रखना और ब्लास्ट फर्नेस। कौन सा याद रखना? ब्लास्ट फर्नेस। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि हमारा कैसा ब्लास्ट सबके सब का नाम है, ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस है। और ब्लास्ट फर्नेस में आयरन का, तब याद रखना क्वेश्चन एग्जाम में ये सारों पे क्वेश्चंस आता है, ये आपके जुबान में आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए। कोपोला फॉर सी फॉर कास्टर एकदम याद रहना चाहिए। बडलिंग से रॉट आयरन और बेसमार्क कन्वर्टर से आपका स्टील हो गया और ब्लास्ट फर्नेस, चारों पे पूछेगा और याद रखना। इसीलिए नेक्स्ट टेलीस्कोपिक गेज की बात करते हैं भाई। जो भी गेज होगा ना, गेज कभी मेजरमेंट नहीं करता है, गेज एक्चुअल जो साइज होता है उसको, क्या जो मेजरमेंट मेजर जो साइज होता है उसको, साइज को चेक करने के लिए टेलीस्कोपिक गेज की बात करते हैं। तो टेलीस्कोपिक के बड़ा सा होता है और अंदरूनी डायमीटर को चेक करने के लिए आप उसके अंदर घुसेड़ दीजिए और वो सीधा हो जाएगा और अंदर के डायमीटर को करेगा, फिट हो जाएगा। लॉकिंग टाइट कर दीजिए, निकाल करके डायमेंशन। अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर ये जो हमारा वर्क पीस दे रखा है, गौर से देखिएगा यहां पर क्लियरली देखिए, अगर हमारे पास ये वर्क पीस, अगर हमारे पास ये वर्क पीस, हमें यहां ये वर्क पीस, ये हमारा क्या तो हम क्या करेंगे, टेलीस्कोपिक गेज उठा करके लाएंगे। ये हमारा टेलीस्कोपिक गेज है, यहाँ ये हमारा क्या टेलीस्कोपिक गेज, इसका ये स्प्रिंग के साथ अटैच होता है, ऐसे से दबता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, और इसके अंदर घुसेड़ देंगे और ये क्या करेगा, तो स्प्रिंग के साथ ये फैल जाएगा इसमें, और जब दोनों तरफ सट जाएगा, लॉकिंग हुआ है, कर करके बाहर निकाल साइज को पता चलेगा कि नहीं। तो याद रखना है कि टेलीस्कोपिक गेज का इस्तेमाल करते हैं गहराई को मापने, बाहरी आयाम को मापने के लिए, कोई छिद्र स्लॉट के आकार को मापने के लिए यूज करते हैं, छिद्र के अंदर के मापने के लिए। नेक्स्ट ड्रिल बिट में हेलिक्स एंगल जो होता है उसका नाम क्या होता है? अगर हम लोग ड्रिल बिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर हम लोग ड्रिल बिट की कुछ हमारा ये हमारा, तो ड्रिल बिट को जब आप यहां पर गौर से देखिए, यहां पर हमारा क्या होगा, तो हमारा ड्रिल बिट, ये हमारा टैंक, यहां पर ये हमारा टैंक और इसको टैंक बोलते हैं, और इस बाद ये हमारा ड्रिल बिट, ये हमारे तरह से इस जगत के बने हुए रहते हैं। जहां से जहां तक इसमें ग्रुप्स बना हुआ है, इसको हमारा पॉइंट एंगल है। इसको नेकिंग पोर्शन क्या कहलाता है, कहलाता है। ये वाला जो इसका पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, चपटा हुआ हिस्सा होता है इसको टेंग बोलते हैं, टेंग होता है। तो आपसे पूछा गया है कि हमें ये बता दो मेरे भाई कि यहां पर हेलिक्स एंगल कौन सा लाइन होगा, जो ड्रिल का लाइन होगा, ये हमारा क्या होगा, तो कहेंगे एक्सिस हो जाएगा, ये एक्सिस हो गया। और ऐसे करके ये जो हमारा कर्व बना हुआ इसी पर एक लाइन ड्रॉ, हमारा एंगल हेलिक्स एंगल, एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, लोग हेलिक्स एंगल कहते हैं। और इसका दूसरा भी नाम है ट्रैक एंगल, हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक एंगल। तो ड्रिल बिट में जो हेलिक्स एंगल होता है उस कोण का निर्धारित किस ट्रैक कोण से होता है, ट्रैक एंगल ही का आंसर समान होगा। तो ड्रिल का एक्सिस और उसके पेरीफेरी ग्रुप्स कटा हुआ रहता है, उस पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर, के बीच जो एंगल होगा, याद रखना इस बात। क्या और भी हमारे एंगल, पॉइंट एंगल की अगर बात कर रहा है क्वेश्चंस में, पॉइंट एंगल हमारा कौन सा, तो हम लोग लेकर के यहां पॉइंट एंगल को याद रखना कि हार्ड मटेरियल की जब बात होती है, मटेरियल जब कठोर धातु की बात होती है, हार्ड मटेरियल के जो पॉइंट एंगल हम लोग या पॉइंट एंगल डायरेक्ट बोलते हैं। अगर पॉइंट बात करें, इसके लिए अगर हार्ड मटेरियल है तो होगा, तो कहेंगे इसके लिए हार्ड मटेरियल की जो पॉइंट एंगल है हमारा क्या होगा, तो कहेंगे ज्यादा होता कम होता है, और सॉफ्ट के लिए क्या होता है ज्यादा। देख हार्ड और अलग, ड्रिल विथ के बिंदु कोण का तय करता है, कौन करेगा, जो अभी बिंदु का बात कर रहा है, तो ये बिंदु
हमारा क्या तो कहेंगे ये बिंदु, हमारा क्या तो कहेंगे हमारा पॉइंट एंगल होता है। और पॉइंट एंगल जो निर्भर करता है वो सब जॉब के पर, ड्रिल के साइज पर नहीं। अगर हम लोग बात करें पर काटने की गति पर, तो ड्रिल का जो बिंदु कोण होता है वो किस पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए ड्रिल का जो मटेरियल होगा, जो बिंदु कोण किस मटेरियल को आप काट रहे हैं। आप हार्ड के लिए काटेंगे तो अलग होगा, अगर आप सॉफ्ट मटेरियल को काटेंगे तो अलग होगा। अगर आप सॉफ्ट मटेरियल को काटेंगे तो सॉफ्ट मटेरियल को अगर बोले तो मुलायम मुलायम धातु, मुलायम धातु बोलती है। और अगर हार्ड हो गया तो हार्ड मटेरियल की अगर बात करते हैं, हार्ड मटेरियल हो गया, धातु हो गया तो कहेंगे। तो हार्ड और सॉफ्ट की यहां पर बात होती है। हार्ड मटेरियल के लिए पॉइंट एंगल होता है, इसके लिए पॉइंट एंगल हमारा रखते हैं, हमारा पॉइंट एंगल होता है। और सॉफ्ट मटेरियल के लिए जो पॉइंट एंगल हमारा होता है मैंने कर दिया, ठीक है। तो वो किस पर निर्भर कर रहा है, तो किस मटेरियल में आप धातु कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, उस मटेरियल जॉब, जॉब की वर्क पीस। आगे चल, इनमें से कौन सा ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड सामर्थ्य को, बॉन्ड का स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त की, हम लोग जो ग्राइंडिंग व्हील जो हमारा होता है उसके स्पेसिफिकेशन, अगर हम लोग ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन हम लोग बात करते हैं, ये ग्राइंडिंग व्हील हमारा ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिक, अगर ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिक, आपको ध्यान क्या रखना है, ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिक। मान लेते हैं कि कुछ ऐसा हमारा दे रखा, सबसे लास्ट और सबसे इधर वाला भी ये हमारा कंपनी के नंबर, और इसके बीच में होगा क्या तो किंग, आपको 3 2 5, यही 5 गो जो होता है, ये जो 5 गो है, यही चीज हमें क्या इंडिकेट, हमारा जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है उसको 5 चीज, ये फर्स्ट और लास्ट की अगर हम बात, आपका कंपनी, ये कंपनी का ये नंबर को दिखा, लेकिन अगर ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिक इस है, मैंने आपको बोला भी था कौन सा ग्राइंडिंग व्हील का बॉन्ड, बॉन्ड किस सामर्थ्य को बॉन्ड को बताता है। तो अगर आप इनमें से देखेंगे तो बॉन्ड किसको, तो कहेंगे यहाँ पर बॉन्ड की अगर बात कर रहा हूं, सामर्थ्य बोलता है तो यहाँ पर हम लोग किस, ग्रेड बोलता है तो हार्डनेस का आकार हो गया। ग्रिड जो हमारा होता है, बात करते हैं ग्रेड को ही हम लोग क्या कहते हैं तो हार्डनेस करते हैं, और मेंशन ग्रेड बोले या हार्डनेस, अगर मजबूत बॉन्ड है कि वीक बॉन्ड है वो ग्रेड से पता ऐसा नहीं, उस जनरली ये एक किसको इंडिकेट करता था कि यहाँ एब्रेसिव, एब्रेसिव पार्टिकल्स, और ये क्या है तो कहेंगे हमारा ग्रेन साइज को, ग्रेन साइज। और अगर इसकी बात करते हैं तो यही हमारा हार्डनेस, हमारा क्या होगा तो यहाँ पर हार्डनेस होगा, और इसी को हम लोग ग्रेड भी कहते हैं, हमारा ग्रेड, हमारा ग्रेड। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, संरक्षण के बारे में, यानी कि के बारे में बताता है, संरचना के बारे में। और ये हम आप बताइए ग्राइंडिंग और बॉन्ड की सामर्थ्य को यहाँ पर हार्डनेस और करेगा, यानी कि ये नंबर करेगा, इधर से बीच वाला नंबर करेगा, अल्फाबेटिकल होता है ये, अल्फाबेटिकल ये नंबर, अल्फाबेटिकल नंबर, अल्फाबेटिकल नंबर, इसको छोड़ कर पहला और लास्ट को छोड़ 5 गो जो होगा उसी में अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर, क्या तो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, एक ड्रिल में किए गए छिद्र के सिरे को बेवलिंग करते हैं, अगर सिरा को बेवेल करते तो किस एंगल पर आप बेवेल करने का जो होगा इस काउंटर सिंक, आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन, यदि ग्राइंडिंग व्हील में छिद्र बंद हो जाए, अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र अगर बंद हो जाए तो क्या दोष होगा। अब ग्राइंडिंग व्हील चल रहा है, उस व्हील के अंदर एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे, अगर ग्राइंडिंग व्हील काटना, उस अंदर छोटे छोटे व्हील्स के अंदर घुस गया, उस लोडिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। याद रखना, ग्राइंडिंग व्हील के अंदर जो दोष घुस जाता है तो उस दोष क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं।
इसमें देखिएगा मटेरियल यहां पर घुसा हुआ नजर आ रहा है, ये कलर का मटेरियल यहां पर घुसा हुआ नजर आ रहा है, ये घुस गया इसके अंदर। अब जब लोडिंग हो जाएगा तो लोडिंग के वजह से क्या होगा, लोडिंग की वजह से केवल वर्क पीस, वर्क पीस और केवल वर्क पीस, और क्या होगा, केवल वर्क पीस, केवल वर्क पीस क्या होगा। क्या मतलब है कि अगर दोष पूछा गया तो लोडिंग होगा, और लोडिंग करने के बाद ग्लेजिंग हो जाता है। अगर ड्रेसिंग क्या है, तो लोडिंग को कम, ड्रेसिंग एक ऑपरेशन है। अगर लोड हो गया इसके अंदर बाहर करना, ड्रेस कर दिए, ड्रेसिंग कर दिए, यानी उसको फिर से निकाल दिए, फिर कटर का काम करने लगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर निकालेंगे, ड्रेसिंग कर। किसी का घाव होता है, कहते हैं कि ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसिंग करने का मतलब होता है बैंडेज, फिर से उसी तरह। अगला क्वेश्चन है, इस उपकरण का उपयोग बियरिंग के आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने, जब भी आपको आंतरिक क्लियरेंस की जांच बोलेगा, आंतरिक गैप की बात करता है, अगर दो पार्ट्स के बीच में गैप की बात करता है, एक गेज बना है फीलर गेज जिसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आपको पता। एक्मे थ्रेड की अगर बात करते हैं कि आपका बोथ डायरेक्शन में, आपका डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में क्या करेगा, दोनों डायरेक्शन में गति कर, याद रखना ये एक्मे होता है। एक हमारा होता है बट्रेस, एक हमारा होता है बट्रेस थ्रेड की बात करते हैं। ये बट्रेस थ्रेड जो होता है ये सिंगल डायरेक्शन की बात करते हैं, याद रखना ये सिंगल डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में, ये सिंगल डायरेक्शन में करेगा। एक्मे थ्रेड दोनों डायरेक्शन में गति करेगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, जब डायरेक्शन में गति होगा तो उसको एक्मे थ्रेड्स कहते हैं, और जब एक ही डायरेक्शन में गति करेगा तो उसको बट्रेस। और याद रखना अगर एक्मे थ्रेड्स की बात करते हैं तो उसमें इन दोनों थ्रेड के बीच का जो एंगल 29 डिग्री होता है, और जो पिच होता है यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला पिच तो हमारा पी है ही, हाइट जो हमारा होगा वो। इसीलिए अगर थ्रेड का कोण पूछा जाएगा एक्मे 9 डिग्री हमारा। क्या, आगे चलते हैं मेरे तो, और अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव, एक पूर्ण घुमाव की बात कर रहा है, कि अक्षीय गति में वर्णन करता है। एक पूर्ण घूर्णन में अक्षीय गति में अगर वर्णन करता है, पिच हो गया, लेड हो गया, फ्लैंक हो गया, गहराई हो गया, तो एक पूर्ण घूर्णन की अगर बात करता है, इसका मतलब है यहां पर नंबर ऑफ स्टार्ट हमारा क्या हुआ, ध्यान सुनना। नंबर ऑफ स्टार्ट की अगर बात करते हैं, नंबर ऑफ स्टार्ट की बात करते हैं, एक पूर्ण घूर्णन फॉर्मूला जानते हैं, लीड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ स्टार्ट, नंबर ऑफ क्या होगा, तो नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर नंबर ऑफ स्टार्ट 1 हो गया तो 1 गुना में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या, और इसलिए हम लोग क्या सकते हैं, हमारा पिच हो गया, ये पिच हो गया, और लीड जो है हमारा पिच बराबर होगा, तो सकते हैं एक पूर्ण घुमाव के कारण अक्षीय गति करता है, तो पिच है वही लीड के बराबर होगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक पूर्ण, ए ऑप्शन जो हमारा यहाँ। नेक्स्ट, चूड़ी के दोनों सतह से जुड़ने वाली जो शीर्ष होती है, दोनों सतह से जुड़ने वाली जो शीर्ष होती है क्या कहते हैं, कि दोनों सतह से जुड़ने वाली शीर्ष, शीर्ष के बारे में पूछ वाली शीर्ष को क्या, आप देखिए रूट दे रखा, रूट वाला सतह है, ये हमारा कौन सा जगह देखेंगे, आपसे एक सतह ये है, और यहां पर दोनों सतह के जुड़ने वाली जो फ्लैंक, ये फ्लैंक होता है, ये फ्लैंक होता है, ये हमारा एक क्रस्ट, और अगला ग्राइंडिंग व्हील में आपको दे रखा, देखो वही चीज, ये पहला लेटर और ये लास्ट लेटर, पहला लेटर और लास्ट लेटर, अगर आप इसको तो इसके है तो ए फॉर एब्रेसिव, ये ग्रेन साइज, ये हमारा हार्डनेस, ये हमारा स्ट्रक्चर, और ये हमारा, मैंने ऑर्डर नीचे लिखा, आपसे पूछा गया इन पांचों में से आपको दे, इनको छोड़, ये पांच को जो पांच पूछ रहे हैं, आपको बोला ये हमारा 40
है, ये हार्डनेस होता था, उसका स्ट्रक्चर को दिखाता है, संरचना को दिखाता है। और यू आपसे 5 के बारे में पूछा गया, वो 5 क्या है? कहना संरचना है, स्ट्रक्चर है, आंसर। और अगर आपको दे रखा है 5-10 मिलीमीटर को अगर दिख रहा है, पाई जो यहां इंडिकेट करता है ये किस, हमारा क्या था? अगर 5-10 मिलीमीटर रिमिंग करने के लिए इतना इतना एम मिलीमीटर रिमिंग करने के लिए, राइट सी बात है, रिमिंग कर रहे हैं, सरफेस फिनिशिंग मटेरियल जाएगा तो ड्रिलिंग के वो साइज जो उससे उससे कम होगा 10, और 10 तो ज्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम होगा तो कहेंगे। अगला है कि घटक आकार की अपर लिमिट क्या है, तो आपको आपसे अपर लिमिट देखो, अगर 20 दे रखा है, 10 अगर करना है और अपर लिमिट 10 वाला को जा 8 या नहीं, लोअर लिमिट यानी कि आप घटा दीजिए। अगर आप इसको नहीं, तो ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, आपसे पूछा गया अपर लिमिट, अपर लिमिट। नेक्स्ट, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पनांक कितना होता है? तो वर्नियर माइक्रोमीटर याद रखना पड़ेगा आपको, जो होता है ये हमारा लिस्ट काउंट होता है, ये वर्नियर माइक्रोमीटर कैलकुलेट एन स्केल, वर्नियर स्केल करके भी, और भी बहुत है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक छिद्र का बेसिक साइज, आपको छिद्र का बेसिक साइज आपको पता। अब छिद्र का अगर बेसिक साइज बोला तो होल बेसिस का मतलब होल बेसिस, होल बे, और होल बेसिस का बेसिक, यहां पर क्या बोला है? यहां पर छिद्र बेसिक साइज, छिद्र बेसिक साइज के अगर ये बेसिक साइड में आपको दे रखा है, बेसिक साइज बोले ये आपका, लेकिन यहां पर आपका क्या, और होल का अगर बेसिक साइज अगर हमारा कहां पे, ना इसी लाइन पर, यहां पर लोअर डेविएशन का मान तो 0, चूंकि लोअर लिमिट पर आ गया, अपर डेविएशन का चूंकि अपर लिमिट, अपर लिमिट हम कहेंगे अपर डेविएशन का 25 से ज्यादा हुआ है और 25 mm में हुआ है, तो अपर डेविएशन 25 बराबर 25, अब कितना बराबर 25., इसके लिए अगर कहेंगे अपर डेविएशन लोअर डेविएशन में नहीं होगा, निम्नतम लोअर लिमिट तक की दूरी को लोअर डेविएशन, अपर लिमिट तक अपर डेविएशन कहते हैं। अपर डेविएशन तो अपर डेविएशन ना, अपर डेविएशन आपसे पूछा गया था, आंसर करेंगे यहां। अगला क्वेश्चन है, आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त ध्यान में रखना, अगर किसी का आकार का अधिकतम और न्यूनतम, अपर लिमिट, अपर लिमिट, एक अपर लिमिट को बोलते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट, दोनों के डिफरेंस को टॉलरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग टॉलरेंस जोन कहते हैं। और यही चीज आपसे पूछा गया है कि अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा अंतर है, उस क्या है जोन कहते हैं। हमारे आंसर क्या? नेक्स्ट, किस प्रकार की फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र? दोस्त आपसे क्वेश्चन एक हमारा क्या तकेंगे दीजिए। अब बोला गया होल का टॉलरेंस क्षेत्र जो है वो शाफ्ट के टॉलरेंस, होल का टॉलरेंस हमारा होल, शाफ्ट का टॉलरेंस पर चढ़ेगा, शाफ्ट के टॉलरेंस का टॉलरेंस नीचे है, इसका मतलब ये शाफ्ट ये होल हो गया। ऐसे फिट को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे फिट इंटरफेरेंस, ऐसे फिट डायग्राम है, इसीलिए आंसर करेंगे।
शाफ्ट ज्यादा मोटा हो गया, होल का साइज कम हो गया, होल नीचे, शाफ्ट ज्यादा घुसवे नहीं करेगा, और जब नहीं घुसेगा इसको इंटरफेरेंस कहते हैं। गर्म करके आगे चलते, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 30Hg हुआ है, तो ये किसको है आपको, यानी अगर हम लोग बात करते हैं ये 30 जो हमारा ऐसा है हमारा, और होल बेसिस, और शाफ्ट में अगर हमारा जीसी कहीं ना कहीं होगा तो हमारा यहां पर होगा, और अगर ये जी ये हमारा जी साइड सी बात है, ये शाफ्ट हो गया, ये होल, कैपिटल लेटर्स होल के लिए और स्मॉल लेटर्स शाफ्ट के लिए, इसलिए हमारा नीचे हो गया ये होल, तो इस बीच में हमारा क्या आ गया, तो गैप आ गया, और जब इसके बीच में होल का साइज बड़ा है, ज्यादा है, शाफ्ट का साइज कम है, तो शाफ्ट पतला है, होल बड़ा, अंदर जाएगा आएगा आसानी से, ऐसा फिटिंग के अंदर हमारा तो ये कहीं ना कहीं फिट को दिखाता है, और यह क्लियरेंस फिट होगा, इसलिए आंसर करेंगे क्या। तो चलिए आज आपका ये खत्म हो जाता है, तो सभी लोगों को धन्यवाद, और आप लोग अभी से लेकर के जब तक जाता है तब तक आपको लगे रहना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, तब जाकर के सब, अगर ये पूरा ऊपर चला जाता तो कहते हैं उस और से, अगर ये पूरा ऊपर चला गया इंटरफेरेंस फिट, ये अगर इस पर ओवरलैप कर जाता फिट, ये अगर नीचे रह जाता तो ये फिट है। तो चलो आज नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, आगे चल लगता है कि बात आपको समझ आई होगी, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, और इसी तरह से टेस्ट देते देते आप सीखेंगे, पढ़ाई सब करता है, क्वेश्चंस आप लगाइए, आप लगाने वाले स्टूडेंट को ना ज्यादा फायदा हुआ तो फिर ठीक है। जय हिंद सब लोगों को, फिर मिलते हैं अगले क्लास संडे को, नेक्स्ट संडे। आपको हमेशा ये ट्रेड का टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बोर्ड में चलता है, आप आकर के दीजिए, या फिर अगर पटना से बाहर है तो आप घर प्लेटफॉर्म, ओके फिर मिलते हैं।